क्या था भाई? कल क्या पढ़ा था? कल नैतिकता का सार। और नैतिकता के सार में क्या बात की थी? तो आज परिणाम सापेक्षतावाद पढ़ना है। आवाज जा रही पीछे तक? बढ़िया। आज से आपको परिणाम सापेक्षतावाद पर बात करनी है। अंग्रेजी में इसको कॉन्सिक्वेंशलिज्म या टीलियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म या टीलियोलॉजी। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं एथिक्स ऑफ गुड। ये सारी नैतिकता किसकी है? ये ढूंढने की कि क्या अच्छा है, क्या शुभ है। ये एथिक्स ऑफ गुड। दूसरा एक बताया था एथिक्स ऑफ राइट। राइट शब्द का ज्यादा इस्तेमाल परिणाम निरपेक्षतावादी करते हैं और गुड शब्द का इस्तेमाल परिणाम सापेक्षतावादी करते हैं। यद्यपि सामान्य दशाओं में गुड और राइट का प्रयोग इंटरचेंजेबली भी होता है। ठीक वैसे जैसे इथिक्स और मॉरलिटी का हम सामान्य अर्थ में एक ही संदर्भ में प्रयोग करते हैं, नैतिकता, लेकिन तकनीकी रूप से थोड़े दोनों अलग अलग है। बताया था मॉरलिटी वो है जो हमारे अपने सही गलत का प्रतिमान होता है और एथिक्स वो है जो संस्थागत सही गलत होता है। लेकिन बोलचाल में अगर कोई कहता है कि आपने ये मॉरल कंडक्ट नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल अपने प्रतिमान से कह रहा है। बोलचाल में आजकल हम दोनों को समानार्थी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एथिक्स की जगह मॉरलिटी यूज कर लेते हैं, मॉरलिटी की जगह एथिक्स यूज कर लेते हैं। ठीक वैसे आजकल बोलचाल में हम गुड और राइट को भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कह देते हैं आपका यह कृत्य उचित नहीं है और कई बार कह देते हैं आपका कृत्य अच्छा नहीं है। लेकिन तकनीकी रूप से गुड इस्तेमाल होता है परिणामों के आधार पर नैतिक और अनैतिक के मूल्यांकन के संदर्भ में, और राइट इस्तेमाल होता है नियमों के आधार पर मूल्यांकन करते समय। अगर किसी ने नियम का पालन किया तो हम कहते हैं उचित काम किया, नियम का उल्लंघन किया तो हम कहते हैं अनुचित काम किया, परिणाम बेहतर लेकर आया तो हम कहते हैं अच्छा काम किया, परिणाम खराब आया तो कहते हैं बुरा काम किया। तो सामान्य तौर पर यह शब्द यद्यपि अब समानार्थी उस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से हम अगर देखें तो गुड को परिणाम सापेक्षतावादी वर्ग में रखेंगे। इसी नैतिकता को हम सिचुएशनल एथिक्स भी कहते हैं। ये सिचुएशनल एथिक्स परिस्थिति जन्य नैतिकता है, क्योंकि एक परिस्थिति में एक काम करने का परिणाम अगर अच्छा आया तो काम नैतिक, लेकिन सेम वही काम अपने दूसरी परिस्थिति में किया और परिणाम बुरा आया तो काम अनैतिक। इसका मतलब इसमें नैतिकता बदलती रहती। उसी कृत्य को आप हमेशा नैतिक नहीं कह सकते। परिणाम के आधार पर तय होगा कि काम नैतिक है या अनैतिक। तो एक ही काम एक दशा में अच्छा परिणाम लाने पर नैतिक हो जाता है और वही सेम काम दूसरी दशा में खराब परिणाम लाने पर
अनैतिक हो जाता है, इसलिए हम इसको सिचुएशनल, परिस्थितिजन्य नैतिकता, सिचुएशनल एथिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसी नैतिकता में हमारा जो मूल क्वेश्चन क्या है, मूल प्रश्न है, व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है? क्योंकि जब तक अच्छा पता नहीं होगा तब तक अच्छा परिणाम क्या है इसका हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेंगे या इसका निर्धारण नहीं कर सकेंगे, और हम नैतिक अनैतिक की पहचान नहीं कर सकेंगे। इसलिए व्हाट इज गुड, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड, यह सवाल हमारे लिए जरूरी है। ये सवाल जरूरी है पता लगाना कि हम शुभ की पहचान कैसे करते हैं। इसी गुड को शुभ और अशुभ, यानी गुड और इविल, शुभ और अशुभ भी कहते हैं इसको। गुड को शुभ भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे व्यवसाय करने वाले लोग लिखते हैं शुभ लाभ, मतलब ऐसा व्यवसाय करें जो लाभ की तरफ ले जाए, वही शुभ होगा। तो व्यवसाय वाली नैतिकता प्राय कैसी होती है? परिणाम सापेक्षतावादी, परिणाम के हिसाब से ज्यादातर समय परिणाम के साथ उसका आधार बदलता रहता है। चलिए, इसी को डिटरमाइन करने के लिए कैसे आप पता करेंगे कि क्या गुड है, इसके लिए एक बेसिस है। कौन सा? जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एथिक्स या एथिकल थ्योरीज। क्या अच्छा है, इसके निर्धारण का मनोवैज्ञानिक आधार। तो नैतिकता या शुभ के निर्धारण का मनोवैज्ञानिक आधार। हाजी, थीरीज, THEORIES, नैतिकता या शुभ के निर्धारण का मनोवैज्ञानिक आधार, मनोविज्ञान के आधार पर तय करेंगे। ये बात आपने पढ़ी थी नैतिकता के निर्धारक तत्व में, कि जब हमको पता लगाना होता है कि नैतिक सिद्धांत कैसे बनाएं, तो कुछ लोग मानते हैं मनोविज्ञान के आधार बनाओ। तो एक वर्ग मनोवैज्ञानिकों का है जो अच्छे बुरे का पता लगाने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं, मानवीय मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। इसी वर्ग में कल बात की थी, दो बड़ी थीरीज हैं। एक जो मानती है कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी प्राणी है, हमेशा स्वहित की आकांक्षा करता है, और दूसरा है जो कहता है मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से सुख की आकांक्षा करने वाला प्राणी। तो एक के हिसाब से मनुष्य को बनाया ही ऐसे गया है कि वो स्वार्थ के अलावा किसी और बात को शुभ नहीं मानेगा, और दूसरा मनुष्य डिजाइंड ऐसे है कि उसके अच्छे बुरे परिणाम को पता करने का दो ही तरीका है, सुख और दुख। सुख दुख को अच्छे बुरे का आइडेंटिफायर, पहचान करने वाला सूचक मानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से इसी तरीके से अच्छे और बुरे की पहचान कर पाता है, इसी तरीके से सोचता है। ऐसा कहने वाली थ्योरी को हम कहेंगे सुखवाद। और वो थ्योरी जो कहेगी मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा स्वहित की आकांक्षा करता है, वो थ्योरी कहलाएगी स्वार्थवाद।
तो दो थ्योरी ऐसे बनती हैं, एक बनती है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और दूसरी बनती है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक की अंग्रेजी आप जानते हैं साइकोलॉजिकल, और स्वार्थवाद को कहते हैं ईगोइज्म, और सुखवाद को कहते हैं हिडोनिज्म। हिडोनिज्म हेडोन से बना, हेडोन से। तो इसकी अंग्रेजी है, उम्मीद है कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग आपको आती होगी। ईगोइज्म में जैसा लिख रहा हूं आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, साफ साफ लिखा है साइकोलॉजिकल ईगोइज्म, स्वार्थवाद। ये नैतिक सिद्धांत नहीं है, नैतिक सिद्धांत का आधार है। नैतिक सिद्धांत तो हमेशा क्या लगेगा, साइकोलॉजिकल नहीं लगेगा, उसके पहले लगेगा एथिकल, एथिकल ईगोइज्म। लेकिन एथिकल ईगोइज्म बनेगा कहां से, साइकोलॉजिकल से। और ये वाला है साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म, HEDONISM, हिडोनिज्म, HEDONISM। इस वाले आधार से क्या बनता है बता चुका हूं। जो लोग मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को मानते हैं, ये किसको मानते हैं, नैतिक स्वार्थवाद को। इनके अनुसार स्वार्थ बराबर शुभ, स्वार्थ की पूर्ति ही शुभ है। और इस वाले वर्ग में इसको हम कहेंगे नैतिक सुखवाद। ये मानता है सुख बराबर शुभ। तो क्या अच्छा है, उसकी पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक थ्योरी दो बातों को अच्छा मानती। एक, स्वार्थ अच्छा है, और दूसरा सुख अच्छा है। इससे स्वार्थवाद और सुखवाद नाम के दो सिद्धांतों का निर्माण हुआ। इन्हीं में से हम सबसे पहले स्वार्थवाद को पढ़ेंगे। यहां इस थ्योरी में आगे चलकर दो धाराएं और बनेंगी। किसका सुख, केवल अपना या महत्तम लोगों का। जो लोग कहेंगे केवल अपना, वो थ्योरी स्वार्थवादी सुखवाद है, केवल अपना सुख। और दूसरी जो कहेगी महत्तम लोगों का महत्तम सुख, वो परार्थवादी सुखवाद है, परार्थवादी। उसी को उपयोगितावाद कहते हैं। तो उपयोगितावाद की एक मुख्य धारा भी सुखवाद का ही एक प्रकार है। सुखवाद का एक प्रकार है। कौन सी, जो कहती महत्तम लोगों का महत्तम सुख, क्योंकि वहां भी सुख को ही नैतिक माना गया। बस किस सुख को नैतिक माना गया, जो ज्यादा लोगों का। इसका तब उसका आधार भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद ही है। ठीक है। तो इस लिहाज से मनोविज्ञान के बेसिस पर हम दो तरीके से अच्छे या शुभ की पहचान करते हैं। एक स्वार्थ के आधार पर, दूसरा सुख के आधार पर। पहली थ्योरी यही हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे नैतिक स्वार्थवाद। ठीक है, नैतिक स्वार्थवाद।
नैतिक स्वार्थवाद का मतलब वो विचारधारा जो स्वार्थ को ही नैतिक मानती है, स्वार्थ को ही अच्छा परिणाम मानती है। स्वार्थ को नैतिक मानने वाली विचारधारा नैतिक स्वार्थवाद। क्यों स्वार्थ को नैतिक मानती है? क्योंकि मानती है मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है, और जैसा मनुष्य है मनोवैज्ञानिक रूप से, उसी के अनुरूप आपको दुनिया बनानी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया आप क्यों बनाना चाहते हैं? नैतिकता के लिहाज से, मनुष्य की बेहतरी के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता। तो जब मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है तो उसके जीवन की गुणवत्ता बिना उसके स्वार्थ को पूरा किए हुए नहीं बढ़ सकती। उसकी दुनिया बिना उसके स्वार्थ को पूरा किए बेहतर। तो हमको एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें हम मनुष्य के महत्तम स्वार्थों को पूरा कर सके। ठीक है, ऐसी थ्योरी जो इस तरीके से स्वहित को, स्वार्थ को गुणवत्ता का, जीवन की बेहतरी का, दुनिया की अच्छाई का सूचक मानती है, उसी थ्योरी को हम नैतिक स्वार्थवाद के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो इसका बेसिक बात है, इसका आशय क्या है, इसका नैतिक या दार्शनिक आधार क्या है, ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इसलिए इसको दोहराने की जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। इसका निहितार्थ और अनुप्रयोग कहां पर? दो जिंदगियों में। निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन। निजी और सार्वजनिक जीवन में स्वार्थवाद के इंप्लीकेशंस और इसके एप्लीकेशंस अब जैसे सार्वजनिक जीवन में क्या होता है, आपको बताया है कि सार्वजनिक जीवन में जैसे हमारा आर्थिक जीवन है, हमारी अर्थ व्यवस्था है, हमारी विदेश नीति है, बहुत सारी चीज है, हमारी दुनिया पूरी है। इसी में सामाजिक न्याय है, इसी में बहुत सारे संवैधानिक आदर्श या नैतिकताएं हैं, सोशल जस्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं। एक हिस्सा यहां है, दूसरा निजी जीवन है, विवाह, परिवार, आस्थाएं, इससे जुड़े मामले निजी जीवन के मामले। फिर स्वार्थवाद से हमको देखना है कि इससे व्यक्ति के नैतिक विकास का मॉडल कैसे जुड़ा है। हाउ अ सेल्फिश पर्सन कैन इनकलकेट और एक्वायर मॉरल वर्च्यूज। एक आदमी अगर सद्गुणी बनना चाहे और स्वार्थवादी हो तो कैसे सद्गुणी बन सकता है? क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि आपने आपको नैतिक कैसे बनाएंगे। तो एक स्वार्थी आदमी अगर अनैतिक होता होगा या उसमें सद्गुण नहीं होंगे तो हमारे लिए नैतिकता काम की नहीं होगी। दुनिया की कोई नैतिकता ऐसी नहीं जो ये कहेगी कि हम नैतिक सिद्धांत हैं और हम दुनिया की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे।
हम तुमको अच्छा इंसान नहीं बना पाएंगे। जब अच्छा ही नहीं बना पाओगे तुम्हारा फिर हमारे लिए क्या काम। तो जितनी नैतिकताएं हैं वो सब क्या दावा करती कि हम ज्यादा बड़ी नैतिक दुविधाओं को हल करेंगे, तुमको नैतिक बनाएंगे, दुनिया अच्छी बनाएंगे। स्वार्थवाद ये सब कैसे करेगा? किसी आदमी को नैतिक कैसे बना सकता है? ठीक है, उसका इसके पास मॉडल क्या है? और फिर अगर इसमें हम सब दिखाई देंगे, सब कुछ कर ही देगा, तो फिर हमको इसी नैतिक सिद्धांत पे रुक जाना चाहिए। जब सब कर ही देगा तो आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर जहां जहां कोई सवाल आएगा वहां स्वार्थवाद अप्लाई कर देंगे, बात हल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इस सिद्धांत पर कुछ गंभीर आरोप है, तो हम पढ़ेंगे इसका खंडन, इसकी आलोचना। और यहां कुछ लोगों को गहरी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जो स्वार्थी होने के आधार पर सोच रहे थे काम बन गया, उनका काम यहां बिगड़ जाएगा। साथ में वो लोग भी नाराज होंगे जो चाहते थे कि कोई एक उत्तर बता दो, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। जैसे मैं कहूंगा कि ये नैतिकता तो है, लेकिन ये हर सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, तो ऐसे लोग गंभीर रूप से आहत हो सकते हैं, कि भावना आहत हो सकती है। तो उसके लिए वैधानिक चेतावनी पहले से। आइए इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। देखिए, स्वार्थवाद कहां से आप जानते हैं? स्वार्थवाद कहां से? परिणाम सापेक्षतावाद वर्ग की वह विचारधारा जो स्वहित को नैतिक मानती है और जो कहती है कि उसी कार्य को नैतिक माना जाना चाहिए जिससे स्वहित की पूर्ति हो। किसी मनुष्य का कोई भी ऐसा कार्य जो उसके हित को ही पूरा ना करता हो, उसको नैतिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए स्वहित को ही अच्छाई का, नैतिकता का प्रतिमान मानना चाहिए। ऐसी विचारधारा को हम स्वार्थवाद के नाम से जानते हैं। लिख लोगे ना? लिखवाने की जरूरत तो नहीं। दूसरी बात क्या लिखी है वो भी बता देता हूं ऐसे ही। इसका दार्शनिक नैतिक आधार क्या है? आप जानते, जब कोई सिद्धांत बनता है तो हमको बताना पड़ता है कि हमने स्वार्थ को नैतिक क्यों माना। जैसे कोई सिद्धांत बनेगा तो उसको बताना पड़ेगा इसको नैतिक क्यों माना। जो बात आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि दुनिया के नैतिक सिद्धांत बनाने के 3, 4, 5 या कुछ ऐसे तरीके हैं। या तो आप नैतिक सिद्धांत इस आधार पर बना दीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए जो चाहते हो आप, या इससे बना दीजिए कि दुनिया बेहतर हो जाए, या आप इससे बना दीजिए कि ज्ञान कैसा है आपका, उससे किस तरह के मूल्य निकलने चाहिए, आपकी तत्वमीमांसा से बना लीजिए, और या फिर मनोविज्ञान से बना लीजिए। तो दो तरह के नैतिक सिद्धांत, दो तरह के नैतिक आधार इस सिद्धांत के समर्थन में आते हैं। एक मनोविज्ञान जो क्या कहता है? जो कहता है मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है, इसलिए स्वार्थवाद का चयन हमको नैतिक सिद्धांत के रूप में करना चाहिए। दूसरा जो कहता है हम सब शरीर हैं और हमारे शरीर अलग अलग है, उस रूप में हमको सबको अपने अपने हित को पूरा करने की आजादी है या आजादी होनी चाहिए। तो शरीर के तौर पर व्यक्तियों के अलगाव को स्वीकार करने वाली विचारधारा और मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य को स्वार्थी मानने वाली विचारधारा। इसमें कुछ रोल तत्वमीमांसा को हो गया, मनुष्य शरीर है अलग है, तत्वमीमांसा हो गई, और एक मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक और तत्वमीमांसी आधार पर स्वार्थवाद की थ्योरी का समर्थन किया जाता है। क्या सवाल पूछा जा सकता है इतने खंड से जो पढ़ा है ये वाला? दो बात। इससे कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि स्वार्थवाद का आधार बताओ, कभी नहीं पूछा जाएगा। ना ये पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान के आधार पर समर्थन होता है। सवाल पूछा जाता है इससे, या पूछा जाएगा, क्या है से चाहिए निगमित किया जा सकता है? यहां से कितने भाग से? कौन सा सवाल? क्या है से चाहिए निगमित किया
जा सकता है। क्या है से चाहिए निगमित किया जा सकता है। कैन बी डिराइव शुड फ्रॉम इज। ये एथिक्स का पॉपुलर सवाल है, अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। अब बताओ जरा, है का मतलब क्या होता है। है का मतलब होता है तथ्य, फैक्ट, और चाहिए का मतलब नॉर्म, आइडियल। ठीक है, क्या सवाल है। सवाल यह है कि क्या दुनिया में सारे नॉर्मेटिव विज्ञान जैसे एथिक्स जो चाहिए की बात करते हैं, क्या वो सब तथ्यों से तैयार होते हैं, वर्णनात्मक विज्ञानों से तैयार होते हैं। इसके दो उत्तर होंगे, कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग इसको अपोज करेंगे। सवाल क्या पूछा है, क्या है से चाहिए निगमित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या दुनिया में जितने चाहिए आज तक निकाले गए हैं उन सब चाहिए के पीछे कोई वर्णनात्मक विज्ञान है, कोई तथ्यात्मक बात होती है। तथ्य बदलेगा तो हमारी नैतिकता भी बदल जाएगी। जो लोग कहते हैं हां बिल्कुल यही बात है, सारी नैतिकता भले चाहिए हो लेकिन उसको निकालने के लिए किसी न किसी तथ्य का आपको सहारा लेना पड़ता है। बिना तथ्य के आप कोई नैतिक सिद्धांत नहीं बना सकते। ऐसे लोग मानते हैं कि हां सारे चाहिए, सारे नैतिक सिद्धांत है से ही निकाले गए हैं। स्वार्थवाद भी इसका समर्थन करता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थवाद नाम का सिद्धांत जिसमें कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वहित या स्वार्थ के लिए काम करना चाहिए, वो भी स्वार्थ के लिए काम करना चाहिए। ये चाहिए कहां से निकालता है? मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है। कहां से? मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान कैसा साइंस है? मनोविज्ञान डिस्क्रिप्टिव साइंस है। क्या करता है? हमारे मानसिक दुनिया का वर्णन करता है। हमारे संवेग कैसे बनते हैं, डिप्रेशन कैसे होता है, आदमी का चेतन अवचेतन कैसे काम, उसी के तथ्य बताना मनोविज्ञान का काम है। मानसिक दुनिया के तथ्यों का वर्णन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान है। और उस मनोविज्ञान से हम क्या निकाले? है, उससे निकाले फैक्ट, और उसी फैक्ट का प्रयोग करके क्या बना दिए? क्या करना चाहिए। इसका मतलब जरूर इस बात का एक आधार पर तो कम से कम समर्थन किया जा सकता है कि कुछ नैतिक सिद्धांत ऐसे हैं जो मानते हैं कि मानकीय विज्ञान होने के बावजूद नीति शास्त्र अपने सारे सिद्धांतों के लिए तथ्यों पर, वर्णनात्मक विज्ञानों पर निर्भर होता है। हमारे तथ्य बदलते जाएंगे तो हमारी नैतिकता बदलती जाएगी। उदाहरण के लिए मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद से नैतिक स्वार्थवाद निकलता है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद है का विज्ञान है और नैतिक स्वार्थवाद चाहिए का विज्ञान है। इस तरीके के उदाहरणों में यह बात पता चलती है कि कुछ नीति शास्त्रीय सिद्धांत है से ही चाहिए निगमित करते हैं, लेकिन दूसरे लोग इसका समर्थन नहीं करते। स्लिप है क्या? कुछ चिट है? सवाल है क्या? अच्छा, दूसरे दार्शनिक इसका समर्थन नहीं करते हैं। अरे है तो पूछ लेना, कोई बात नहीं है। दूसरे सिद्धांत कुछ है जो इसका समर्थन नहीं करते, सिद्धांतकार हैं जो समर्थन नहीं करते। आगे उसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं हिंट आपको दे देता हूं। जैसे देखिए, दुनिया में अगर तथ्य से ही सभी मानवों के है और चाहिए तय होते होते तो बिहार में एक त्योहार मनाया जाता है छठ। छठ सूर्य की पूजा का त्योहार है। सूर्य की पूजा की जाती है। जब यह त्योहार बना होगा आज से सैकड़ों साल पहले, तो मनुष्य तथ्यात्मक रूप से सूर्य के बारे में क्या जानते थे कि सूर्य एक तारा है या सूर्य एक देवता है? सूर्य एक देवता है। इस तथ्य के आधार पर क्या किया होगा? इसलिए इसकी पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि देवता मूडी होते हैं और मूड खराब हो गया, गर्म हो गया उनका मूड, तो गर्मी बढ़ा देंगे। मूड अच्छा है तो शांति रहेगी। तो इनका मूड अच्छा रखा जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चापलूसी, पूजा,
ना, यही करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य ने क्या किया था, सारे देवी देवताओं की पूजा का अलग अलग व्रत त्योहार बना लिया था, जिससे जितने महत्वपूर्ण देवता हैं वो हमेशा खुश रहें, जिससे हमारे जीवन में खुशी बनी रहे। बना होगा इसलिए छठ पूजा का त्योहार। आपने कहानी भी सुनी है, हिंदू माइथोलॉजी में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। इंद्र नाम का एक देवता नाराज हो गया, बारिश करने लगा ज्यादा, तो कृष्ण नाम के एक दूसरे आदमी को पहाड़ उठाना पड़ा। तो यहां देवता लड़ने झगड़ने वाले थे, इनमें आपस में बड़ा कंपटीशन था, बहुत पॉलिटिक्स थी। उससे हमने इस तरह के देव मंडल के आधार पर पूजा का कॉन्सेप्ट गढ़ा हुआ। आज बिहार छठ पूजा मनाने पढ़े लिखे लोग जाते कि नहीं जाते? साइंटिस्ट जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। और ब्यूरोक्रेट्स अपने एग्जाम में जब लिखते हैं सूर्य के बारे में तो क्या मानते हैं कि सूर्य देवता एक तारा है? तारा है। फैक्ट बदल गया, चाहिए वही का वही। अभी भी उसी तरह के गड्ढे और तालाब में और नदी में घुस के छठ पूजा वैसे ही मना रहे हैं। इसका मतलब, और उसकी विधि विधान क्रिया प्रणाली सब वैसी की वैसी। सूर्य देवता से तारा बन गया, लेकिन चाहिए वही का वही रह गया। कुछ लोग कहते हैं हमारी मनुष्य की दुनिया का चाहिए, इसका सीधे है से संबंध नहीं। हमारे ज्यादातर चाहिए इसी तरह के हाइपोथेसिस से बने हैं और वो हाइपोथेसिस के आधार पर चल रहे हैं। मार्क्सवादियों ने कहीं देखा नहीं है कि कोई साम्यवाद नाम की दुनिया होगी, इसमें खुशहाली होगी, लेकिन साम्यवाद की हाइपोथेसिस के नाम पर, फैक्ट नहीं है साम्यवाद कोई फैक्ट, लेकिन उसके नाम पर हम आज भी दुनिया में मार्क्सवादियों को क्रांति का नारा भरते हुए, अभी आपने सुना होगा, खैर आप तो इस तरह की खबर नहीं सुनते, लेकिन रामलीला मैदान में किसानों की बड़ी रैली हुई, किसानों मजदूरों की। कब हुई? कब हुई? हाल फिलहाल में नहीं देखी, अभी एक हफ्ता पहले 70,000 किसान इकट्ठा हुए। रामलीला मैदान पूरा भर गया। रामलीला मैदान बहुत दिनों बाद भरा, इतनी बड़ी रैली थी। और आपके किसी न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट, इंडियन एक्सप्रेस ने किया और हिंदू ने किया, 2 अखबारों ने रिपोर्ट किया, और सब आए थे लाल सलाम वाले, लाल झंडे वाले। हसिया बालिका, देश के 6 बड़े किसान यूनियन ने पहली बार मंच साझा किया, पहली बार पिछले 5 वर्षों 4 वर्षों के बाद, इसलिए बड़ी सिग्निफिकेंट रैली थी ये। ठीक है, तो अभी भी बहुत लोग मानते हैं, किसान मानते हैं, मजदूर मानते हैं कि दुनिया में बदलाव साम्यवाद से होगा और हमको इसी धारा पर चलना चाहिए, जबकि ये कोई फैक्ट नहीं। इसका मतलब मार्क्सवादियों का जो चाहिए निकला वो एक हाइपोथेसिस से निकला है, ठीक वैसे जैसे सूर्य की पूजा का कॉन्सेप्ट एक हाइपोथेसिस से निकला है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि नैतिकता किसी तथ्यात्मक आधार पर टिकी हुई नहीं है, इसलिए चाहिए और है का कोई अनिवार्य संबंध नहीं। यह सवाल इथिक्स का बहुत पॉपुलर सवाल है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप समर्थन का भी तर्क देंगे और विरोध का, बताएंगे कि दोनों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी दुनिया में तथ्य से नैतिकता की तरफ जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ना। एनिमल राइट की नैतिकता में हम कहते हैं कि पशुओं में भी जीवन है, इसलिए पशुओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। भ्रूण के बारे में भी जब हम कहते हैं कि गर्भपात होना चाहिए, कब होना चाहिए, उसके लिए जो मियाद तय करते हैं कि गर्भपात इतने दिन तक, इतने हफ्ते तक, उसमें भी भ्रूण के जीवन की अवधारणा के आधार पर करते हैं। तो आजकल बहुत सारी नैतिकताएं तथ्यात्मक आधार पर बनने लगी। एक और बहुत बड़ी घटना घटी, आपको पता नहीं होगा, अमेरिका में 3 ही दिन पहले 18,000 गाय जल गई। राधा 18,000, और पूरी दुनिया में चू नहीं हुआ। एक फार्म में जहां इन गायों को रखा गया था वहां विस्फोट हुआ और आग लग गई, और आग लगने से 18,000 गाय जलकर मर गई। 3 दिन पहले घटना है सिर्फ। अगर 18,000 मनुष्य जल गए होते कहीं, तो आज तक आपका सारा मीडिया केवल वही चीख रहा होता। आज तक मतलब आज तक न्यूज चैनल नहीं, आज तक मतलब अब तक सब वही चीख रहे होते। लेकिन 18,000 गाय जली होंगी, कितनी पीड़ा के साथ।
लेकिन उसकी आप जो कवरेज देखेंगे मिनिस्ट्री मीडिया में वो गायब है। ठीक है, बेजुबान पशुओं को बांध दिया गया, बचाने भी कोई नहीं आया, जल गए। तो ये जो बात है, हालांकि बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट ने इस पर सवाल खड़े किए। तो अभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे तथ्य की ओर जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही, उससे नैतिकता के सिद्धांत निकालने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप दोनों बातें बताएंगे कि स्वार्थवाद सुखवाद जैसी नैतिकताएं मानती हैं कि सारे चाहिए है से निकाले जाते हैं। इसके विपरीत बहुत सारी जो धार्मिक नैतिकताएं हैं जिनमें धर्मों का कोई तथ्य नहीं है, उनसे निकलने वाली नैतिकताएं प्राय कैसे हैं, उनका कोई है से लिंक या है से संबंध नहीं है। और आजकल प्रायः हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विज्ञान का वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो रहा है, वैसे वैसे हमारे नैतिक सिद्धांतों के तथ्यात्मक बातों से जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो यह सवाल तुमसे पूछा जा सकता है, सवाल होगा क्या है से चाहिए निगमित किया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में तुमको जो बात पढ़ी अब तक उसका उल्लेख करना होगा या इसका इस्तेमाल करना होगा। अब आइए आगे चलते हैं। कौन सा उदाहरण? मार्क्सवादी वाला लिख सकते हो, छठ वाला समझाने के लिए दिया, लिख सकते हो छठ वाला भी, लेकिन मार्क्सवादी जो नैतिकता है वो ज्यादा ठीक उदाहरण होगा, क्योंकि वो एक फैक्ट पर टिका हुआ था। किस फैक्ट पर? कि जब सर्वहारा की तानाशाही आएगी तो उसके बाद दुनिया साम्यवाद में प्रवेश करेगी। सर्वहारा की तानाशाही तो कई राज्यों में आई, लेकिन साम्यवाद में नहीं गए। इसका तो ऐसा तथ्य सही नहीं था, फिर भी मार्क्सवादियों ने उसको मानना बंद नहीं किया। तो उस तरीके से तुम कह सकते हो कि उनका चाहिए बदला नहीं, जबकि जहां जहां सर्वहारा की तानाशाही आई वहां सर्वहारा की तानाशाही कुछ व्यक्तियों की तानाशाही में तब्दील हो गई। रूस में जो तानाशाही आई सर्वहारा की तानाशाही के नाम पर, वो स्टालिनवाद में तब्दील हो गई, वो आगे साम्यवाद की ओर नहीं गई। चलिए अब दूसरी बात आई, इसका निहितार्थ और अनुप्रयोग। जब मैं कोई बात बताता हूं उसमें कुछ बात कई बार होती है समझाने के लिए, और कुछ उदाहरण होते हैं जो ज्यादा करेक्ट होते हैं, उनको लिखने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरह के उदाहरणों में आपको कॉमन सेंस से समझना होगा कौन वाला उदाहरण लिखें। कुछ उदाहरण होते हैं आपको ये बताने के लिए होते हैं कि देखिए हमारी दुनिया में कैसे हम सब नैतिक बातों को समान तरजीह नहीं देते, कैसे हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं, कैसे हमारी संवेदनशीलता का विकास नहीं हुआ है। तो वो कई बार क्लास में नैतिकता के मुद्दों पर हमारी दुनिया में किस तरह की ड्युअलिटी है, कैसा भेदभाव है, कैसे हम जो बात करते हैं कि संवेदनशीलता की, वो सब असल में हमारे बहुत सीमित डोमेन में, उस तरह के उदाहरण होते हैं। तो उनको आप अगर वैसा कोई सवाल आएगा तो वही लिखेंगे, जनरली उसको नहीं लिख सकते। तो तीन उदाहरण होते हैं। एक विषयतर होते हैं जो बातचीत के क्रम में अलग जाकर कुछ बात कह रहे होते हैं जिसका संवेदनशीलता से, लार्जर दुनिया से कोई संबंध होता है। दूसरे उदाहरण होते हैं जो थोड़े रोचक होते हैं, जिनको आप जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए होते हैं। और तीसरे उदाहरण वो हैं जो तकनीकी रूप से ज्यादा करेक्ट है, वो लिखने के लिए होते हैं। तो हमेशा जब उदाहरण आप सुनिए तो देखिए कि एक उदाहरण तो जनरल किस्म का होगा जो किसी बात को विषयतर तरीके से बताने के लिए होगा, दूसरा होगा जो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए होगा, और तीसरा होगा जो लिखने के लिए होगा। तो हर उदाहरणों में से आप इस तरह के उदाहरणों को निकालते जाइए जिनको आप लिख सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि है से चाहिए नहीं निकाल सकते, जो लोग ऐसा मानते हैं उनके लिए क्या कह सकते हैं। तो बताया आपको कि आपको कहना चाहिए कि मार्क्सवाद जिस है पर टिका हुआ है वो है तो हमको प्राप्त नहीं हुआ। यहां तक कि समाजवादी अवस्था, उसको समाजवाद कहते हैं मार्क्सवादी। समाजवाद के कई मायने। समाजवाद का एक मायने है समानता की बात करने वाली विचारधारा, और मार्क्सवाद में समाजवाद का मायने होता है क्रांति के तुरंत बाद की अवस्था। क्रांति के तुरंत बाद की अवस्था, जब अभी दुनिया में साम्यवाद नहीं आया है, राज्य बना हुआ है, उसको समाजवाद कहते हैं। तो मार्क्सवादी मानते थे कि क्रांति के तुरंत बाद समाजवाद आएगा, और समाजवाद लंबे समय तक रहेगा तो उसके बाद साम्यवाद आ जाएगा। हमने क्या देखा? समाजवाद लंबे समय तक रहा और फिर पूंजीवाद की ओर लौट गया। इसका तथ्य तो उनका सही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मार्क्सवादी अपने सिद्धांत के चाहिए को वैसा ही, ये तकनीकी उदाहरण है, इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब अनुप्रयोग में आइए। ये वाला अनुप्रयोग जो है इसका हम इस्तेमाल करेंगे दूसरे तरह के सवालों में। कौन सवालों में, इस पर भी सवाल बता दे रहा हूं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ये वाला भाग इंपॉर्टेंट है। एक आपको बताया था कि अगर कोई सवाल पूछा जाएगा किससे, सशक्तिकरण से, एम्पावरमेंट से, न्याय से, कुरीतियों को समाप्त करने के प्रयास से, तो उसमें जो बात आप यहां सीखेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या सवाल अगर आ गया कि अमुक वर्ग का सशक्तिकरण कानूनी उपायों के बावजूद संभव क्यों नहीं हो पा रहा है। सवाल आ गया दो वर्गों में एक वर्ग का सशक्तिकरण अपेक्षाकृत तीव्र गति से हो रहा जबकि दूसरे का धीमी गति से, क्यों। सवाल आ गया किसी वर्ग को न्याय या संवैधानिक आदर्शों, समानता और अधिकार की नैतिकता की तरफ ले जाने में क्या बाधाएं हैं। सवाल आ गया कि भारत में संवैधानिक नैतिकता को प्राप्त करवाने के लिए स्वहित की चेतना की क्या भूमिका है। सवाल आ गया यौन अपराधों या जाति अपराधों को रोकने के नवाचारी उपाय बताइए। इस तरह का कोई सवाल आया तो जो आप यहां सीखेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक, कुरीति रोकने में, सशक्तिकरण में, इसके न्याय में इनको, और या फिर हम कह दें कोई संवैधानिक आदर्श। अब इस बात को समझ लीजिए। देखिए हम सीख रहे हैं स्वार्थवाद का अनुप्रयोग। मतलब अगर हम स्वार्थवाद को दुनिया में ले आए तो सार्वजनिक जीवन की हमारी संस्थाओं में क्या बदलाव होगा। क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक जीवन की हमारी संस्थाओं में सामाजिक न्याय मजबूत होगा, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण होगा, भारत के संविधान के संदर्भ में हमारे संवैधानिक उपबंधों की प्राप्ति ज्यादा बेहतर तरीके से संभव होगी, सामाजिक कुरीतियों को हम समाप्त कर सकेंगे। सारी सामाजिक कुरीतियां इसीलिए टिकी होती है क्योंकि जिनके प्रति वो कुरीति होती है उन वर्गों में अपनी चेतना, अपने हित की चेतना नहीं है। तो ये जो तीन बातें हैं, इन तीन बातों को हम लोग समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। और देखिए इसको ऐसे समझेंगे, हमको अगर एक करनी हो डायग्नोसिस किसकी, अन्याय की, सामाजिक अन्याय की, अधिकारों की न्यूनता जिसको आप कहते हैं असक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है अधिकार पर्याप्त है और असक्त का मतलब है अधिकार कम है। अधिकार का ज्यादा होना आपको सशक्त बनाता है, पर्याप्त होना सशक्त बनाता है, अधिकार का कम होना असक्त बनाता है। तो सामाजिक अन्याय और अधिकारों की न्यूनता, ये दोनों अवधारणाएं कैसी हैं, ये वर्गीय समस्या है। यानी सामाजिक अन्याय व्यक्ति के साथ नहीं होता है, सामाजिक अन्याय वर्ग के साथ होता है। असक्त कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक व्यक्ति असक्त है जिसका मतलब बीमारी से असक्त है, असक्त वर्ग होता है। इसका मतलब समस्याएं कैसी हैं, वर्गीय।
सामाजिक अन्याय, अशक्त होना, वंचित होना, ये सब वर्गीय समस्याएं। इन वर्गीय समस्याओं का समाधान लोकतंत्र में कैसे संभव है? क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में डेमोक्रेसी है, भारत जैसे मुल्क में डेमोक्रेसी है। इसका आप क्या चाहते हैं? समस्याओं का समाधान कैसे हो? लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन आप पाते हैं डेमोक्रेसी सबकी समस्याओं का समाधान नहीं करती, कुछ वर्गों का करती, कुछ का नहीं करती। तो लोकतंत्र में इसका समाधान कैसे संभव होता है? लोकतंत्र क्या है? आप जानते हैं लोकतंत्र में जनमत का शासन होता है। और जनमत में भी किसका? जनमत के बहुमत का। इसी बहुमत को बनाने में जिस वर्ग की सक्रिय भूमिका होगी, लोकतंत्र उसकी समस्या के समाधान के लिए काम करेगा। और बहुमत बनाने में जिसकी भूमिका नहीं होगी, कैसी भूमिका? वर्गीय, क्योंकि समस्या कैसी है? वर्गीय। तो बहुमत कैसे बनता है? ये बहुमत बनता है वर्गीय सहभागिता से। प्राय कहते हैं लोकतंत्र में लोग वोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में वर्ग वोट देते हैं। लोकतंत्र क्या है? बार्गेनिंग डेमोक्रेसी। वहां अलग अलग वर्ग क्या करते हैं? सौदेबाजी करते हैं, क्योंकि उनकी बहुमत बनाने में भूमिका होती। जिसकी संख्या ज्यादा है वो कैसे बनाता है? सौदेबाजी करता है कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हमको इग्नोर। और जिसकी संख्या कम होती है क्या करता है? हम वो संख्याएं जिसके जिधर चले जाएंगे, बड़ी संख्या होने के बावजूद उधर ही परिणाम बदल जाएगा। तो दोनों वर्ग क्या कर पाते हैं? सौदेबाजी करते हैं। तो बहुमत बनता है वर्गीय सहभागिता से। इस वर्गीय सहभागिता में क्या चाहिए? वर्गीय सहभागिता के लिए वर्गीय चेतना चाहिए। वर्गीय चेतना। आप वोट किससे देते हैं? चेतना से। चेतना कैसी हो सकती? वैयक्तिक और वर्गीय दोनों। समस्या आपकी कैसी है? व्यक्तिगत है कि वर्गीय है? वर्गीय। तो वर्गीय सहभागिता के लिए वर्गीय चेतना चाहिए। और वर्गीय चेतना के लिए क्या चाहिए? वर्गीय चेतना के लिए स्वार्थ या क्या चाहिए? स्वहित की चेतना चाहिए। वर्गीय चेतना कब बनेगी? जब एक तरह का हित रखने वाले लोग क्या बना लेंगे? वर्ग। कैसे इकट्ठा हुए? जैसे मान लीजिए एक जाति के लोग तो जाति के नाम पर इकट्ठा हो गए, लेकिन जब कहते पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग नाम का तो कोई व्यवहार समाज में होता नहीं। पिछड़ा वर्ग कैसे बनता है? बहुत सारे जातियों ने मान लिया कि हमारे हित कैसे हैं, एक जैसे। रैली बुलाई गई रामलीला मैदान में, उसमें शामिल होने वालों की जातियां कैसी हैं? अलग अलग। फिर भी रैली में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उन सब में अपने हितों की समानता की चेतना है। और इस चेतना को हम कहते हैं स्वार्थ की या स्वहित की चेतना। जो वर्ग इस स्वहित की चेतना को बना लेता है, लोकतंत्र में वो कैसे भागीदारी करता है? वर्ग के आधार।
और वर्ग के आधार पर जब भागीदारी करता है तो एक व्यक्ति का वोट लोकतंत्र को ज्यादा प्रभावित करेगा कि वर्ग का। तो क्या होता है, इस वर्गीय चेतना से जब आप सहभागिता करते हैं तो इससे क्या होता है, यह लोकतंत्र में चुनाव परिणाम को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए बदले में क्या होता है, इसलिए राजनीतिक दल ऐसे वर्गों के समर्थन के लिए विशेष कानून बनाते हैं, विशेष अधिकार देते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी क्या दावा करती है कि हमको चुनो, सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे, पिछड़े वर्गों का आरक्षण और बढ़ा देंगे, पिछड़े वर्गों की फला जगह भर्ती कर देंगे, सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे। असल में वो जानते हैं कि सामाजिक न्याय का मतलब ही है पिछड़े वर्गों के हित की बात करना। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप एक बड़ा वर्ग जो उससे अपना हित जोड़कर देख रहा है वो उनको, उस पार्टी को वोट करता है। इसी को कहते हो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैसी राजनीति, पहचान की राजनीति। जिस पहचान ने आपको वोट दिया वही पहचान क्या बनती है, ये पहचान बना लेती है अपना वोट बैंक। और बदले में ये वोट बैंक क्या करता है, सौदेबाजी करता है। जो दल इस वोट बैंक को संतुष्ट करता है उस वोट बैंक को अधिकार देता है, उसके अधिकारों के लिए कानून बनाता है, वो वोट बैंक बदले में राजनीतिक दल को समर्थन करता है। इस तरीके से क्विड प्रो को, तुम हमारा सहयोग करो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। लोकतंत्र में इस तरीके से क्या होता है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। अगर दलित वोट बैंक नाम का वोट बैंक मायावती और काशीराम ने ना बनाया होता तो क्या सवर्णों के ज्यादा प्रतिनिधित्व वाले राजनीतिक दल दलितों के लिए वो काम कर पाते जो मायावती और काशीराम ने कर दिया? संभव नहीं। मायावती काशीराम ने क्या किया, दलित वोट बैंक का निर्माण किया, दलितों में हित की चेतना बनाई, उसके लिए अंबेडकर के आइडिया को यूज किया। और जब दलितों में हित की चेतना बन गई, दलित लामबंद हो गए, वोट बैंक में तब्दील हो गए और उन्होंने एक पार्टी को सत्ता में ला दिया, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा, तो बाकी दलों ने भी समझा कि अब ये वोट बैंक बन गए हैं, अब इनको इग्नोर, तो बाकी दलों ने भी उनको तवज्जो देना शुरू किया। अब जो भी दल आ रहा है उस दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और इससे दलितों को लगातार रियायतें, अधिकार मिलते जाएंगे और उनके साथ होने वाली हिंसा घटती जाएगी। क्योंकि राज्य के हर राजनीतिक दल का इंटरेस्ट है कि 16, 17, 15, 14, 20% वोट बैंक, उसका एक बड़ा भाग हमारा समर्थन करे। डेमोक्रेसी में जिस वर्ग में यह वर्गीय हित की चेतना पैदा हो गई वही सशक्त हो पाता है। तो संविधान अधिकार तो सबको बराबर देता है, लेकिन हर वर्ग सशक्त नहीं हो पाता, क्योंकि संविधान के दिए गए अधिकारों का जो लाभ व्यक्ति को मिलता है, वर्ग को नहीं। हमारा संविधान अधिकार कैसे देता है, व्यक्ति के आधार पर। सारे अधिकार जो मिले आपको कैसे हैं, व्यक्ति के आधार। लेकिन असल में लोकतंत्र में आप कैसे अधिकार प्राप्त करते हैं, व्यक्ति के आधार पर नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति के वोट का मूल्य कितना है, एक, और एक वर्ग के वोट का मूल्य कितना है, 4 करोड़, 2 करोड़। भारत में दलित वोटर कितने होंगे, 10 करोड़। 10 करोड़ दलित वोटर्स के सामने एक आदमी का कोई मूल्य नहीं। इसलिए पूरी राजनीतिक प्रणाली डेमोक्रेसी में कैसे रिवॉल्व करती है, कैसे मूव करती है। नेता व्यक्तियों का वोट नहीं मांगने जाते, वो वर्गों का समर्थन चाहते हैं। अब इनमें जिन वर्गों में चेतना है, जिन वर्गों में स्वार्थ विकसित हो गया, जो वर्ग अपने स्वार्थ से परिचित हो गए, उन्होंने क्या किया है, अपने स्वहित के नाम पर अपने आप को लामबंद कर लिया। और क्या करते हैं वो, अब वोट वो मत के आधार पर नहीं देते, वोट किसके आधार पर देते हैं, पहचान।
तो डेमोक्रेसी में जो स्वार्थी हो जाएगा वो कैसे वोट करेगा? पहचान के आधार। और बदले में उस पहचान के आधार पर जब वोट करेंगे तो राजनीतिक दल क्या करेंगे? व्यक्ति को फायदा पहुंचाएंगे, पहचान को, और पहचान को फायदा पहुंचाएंगे। पहचान कौन सी थी? सामाजिक अन्याय का शिकार पहचान थी। तो क्या मिलना शुरू हो जाएगा? सामाजिक। आपको जो आपके साथ सामाजिक अन्याय होता है व्यक्ति के कारण हो रहा है, वर्ग के कारण हो रहा है? तो जब लाभ वर्ग को मिलेगा तो क्या होगा? सामाजिक न्याय होगा और वर्ग का फायदा होगा। इसलिए जितने वर्गीय तरीके के अन्याय हैं उनका निदान केवल वर्गीय राजनीति से ही हो सकता है। और वर्गीय राजनीति केवल वही कर पाता है इसमें वर्ग की चेतना होती है। और वर्ग की चेतना केवल उसी में हो सकती है जो स्वार्थी हो, जिसमें स्वहित की चेतना हो। स्वहित की चेतना वाले लोग ही अपना एक हित के आधार पर क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। अब जरा देखो स्त्रियों का, यही चेतना अंबेडकरवादी आंदोलन से, महाराष्ट्र से आने वाले दलित विमर्श के साहित्य से, काशीराम और मायावती के पॉलिटिकल प्रयास से, बहुत सारे तरीकों से दलितों में यह स्वहित की चेतना पैदा हो गई। दलित जब तक सामाजिक अन्याय का शिकार थे, क्यों थे? क्योंकि उनमें अपने वर्ग की चेतना नहीं थी। काम किसके लिए कर रहे थे? सवर्ण के लिए। किसके खेत पर काम कर रहे हैं? सवर्ण के लिए। किसके लिए श्रम कर रहे हैं? उच्च वर्गों के लिए। इसका मतलब उनमें अपने हित की चेतना नहीं। जिसका लंबे समय तक शोषण करना हो, क्या कर लो उसको, उसके वर्ग की हित की चेतना क्या कर दो, उसमें से समाप्त कर दो। क्या करे? व्यक्ति हो एक वर्ग का और सोचे दूसरे वर्ग के लिए, तो आप सशक्त नहीं हो पाएंगे। स्त्रियां कैसी हैं? स्त्रियां हैं स्त्री, लेकिन सोचती अपने पति के लिए, सोचती अपने बच्चे के लिए है, सोचती अपने भाई के लिए है। प्रॉपर्टी छोड़ती किसके लिए? भाई के लिए। परवरिश की जिंदगी भर लगा दे रही किसमें? बेटे के लिए। बेटे बेटी की परवरिश में जिंदगी खपा दे रही। किसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही? पति के लिए। पति के लिए व्रत, बेटे की परवरिश, भाई के लिए संपत्ति छोड़ देना। और किसकी संस्कृति को मान रही हैं? सिंदूर और मंगलसूत्र किसके लिए पहन रही हैं? समाज के लिए, जो पितृसत्तात्मक समाज। तो क्या हो रहा है? वर्ग है एक और चेतना किसकी है? दूसरे वर्ग की। जो वर्ग कौन है? शोषक। शोषक वर्ग की चेतना शोषित वर्ग की स्त्रियां रख रही हैं। तो वोट कैसे करती हैं ये? अपने हित के लिए कि पति जहां और पिता जहां कह रहे हैं? पति, पिता, भाई जहां कह रहे हैं वहां वोट। अरे जब ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे रही हैं तो वोट तो दे ही देंगे कहने पर। परिणाम क्या हुआ? स्त्रियों के साथ होने वाला अन्याय कैसा है? वर्गीय। और ये एक्ट कैसे कर रही हैं? व्यक्ति के तौर पर, वर्ग के तौर पर। तो कोई स्त्री वोट बैंक है क्या देश में? स्त्री वोट बैंक, दलित वोट बैंक, पिछड़ा है, पिछड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, स्त्री वोट बैंक नहीं है। स्त्री वोट बैंक क्यों नहीं है? आम औरत पार्टी क्यों नहीं है? हाँ? आम औरत पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि स्त्रियां स्वार्थी नहीं हो पाई। वैसे बहुत स्वार्थी हैं, ऐसा नहीं है। दो लड़कियां रूम पार्टनर अगर बने तो 6 महीने में झगड़ा हो जाता है, नहीं बनती। लड़के ज्यादा लंबा रह जाते हैं एक दूसरे के साथ, उस लिहाज से स्वार्थी हैं। लेकिन ये अपने वर्ग के आदमी का ही पत्ता काट रही होती है। तो सब में नहीं होता। तो तुम लोग अपवाद हो, ठीक है। बताएंगे ऐसा क्यों होता है, जब मिल पढ़ाएंगे तो बताएंगे ऐसा क्यों होता है। महिलाओं की सोच संकीर्ण होती है, पुरुषों की व्यापक होती है। वो महिलाओं का रोल नहीं उसमें रोल है हमारे सामाजिक अपब्रिंगिंग का। जिनके दोस्तों का दायरा बड़ा होगा, जिनको सार्वजनिक जीवन में ज्यादा अवसर मिलता होगा, वो सोच का दायरा विस्तृत कर लेते। मिल कहता है और जिनका दायरा घर के अंदर सीमित होगा। जैसे मान लो मैं घर से बाहर निकलूंगा तो घर से बाहर निकलूंगा, मेरे 50 दोस्त होंगे, 10 जानने वाले होंगे। तो मैं जब इतने लोगों से घिरा हूं, इतने तमाम लोग मुझे जानते हैं और सबसे अलग अलग मुझे अलग अलग तरह का भावनात्मक संबल, किसी से दोस्ती वाला, किसी से कलीग होने वाला, तो मेरे अंदर असुरक्षा नहीं होती क्योंकि मेरी पहचान का दायरा बहुत बड़ा है।
लेकिन पितृसत्ता में जो स्त्रियां केवल घर में रहती हैं, उनके जीवन की धुरी एक पुरुष होता है बस। वही दोस्त है, वही बेटा भी है, उसी में से कोई पति है। अब वो एक आदमी जो पुरुष है, उसी का अटेंशन पाने के लिए माताजी परेशान है, क्योंकि विवाह के बाद लग रहा है उनको कि हमको कम ध्यान दे रहा है। पत्नी भी उसी के लिए लगी हुई है कि माताजी को ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो क्या हो रहा है, आपकी दुनिया का दायरा क्या है, छोटा, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आप कोई नौकरी तो कर नहीं रही हैं, घर में घर का काम कर रही हैं, सुबह से शाम काम करने के बाद 7 बजे तक 6 बजे पति का और बेटे का इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे। अब आएंगे तो दोनों घर के, जैसे पुरुष क्या करता है, बाहर राजनीति करता है, स्त्रियां कहां करती हैं, भीतर राजनीति करती है, क्योंकि दोनों कंपटीशन कर रही ना। उसी में बहन है, बहन अलग कंपटीशन कर रही है, पत्नी है वो अलग। जब किसी एक का पत्ता कटेगा तभी दूसरे का महत्व बढ़ेगा। इस कारण से मिल कहता है, घरेलू जीवन में जिनको रख दोगे, जिनके दोस्ती का, संबंधों का, भावनात्मक संबल का दायरा छोटा होगा, तो उनकी सोच संकीर्ण हो जाएगी। और कहता है इसलिए स्त्रियां ईर्ष्यालु ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वो जिस दुनिया में रह रही वहां इतनी असुरक्षित हैं कि एक ही आदमी अगर वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आदमी उनके लिए है, तो उसका अगर प्रेम, उसका सहयोग, उसका संबल नहीं है, तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। पुरुष की दुनिया में से कई पिलर हैं, वो वाले नहीं जो आप समझ रहे हैं। कई पिलर मतलब बहुत सारे लोग दोस्त हैं, तो नहीं, आप जब समझ जाते हो मैं भी समझ जाता हूं। आपके समझने के बाद ही मैं समझ पाता हूं कि आप क्या समझें। इसलिए यह कहना कई बार मुझे सही नहीं लगता कि आपकी समझ का दायरा छोटा है। आप जहां दिमाग लगाते हैं वहां तो खूब समझते हैं, बस ये है कि आपने दिमाग एक ही जगह लगा रखा है, तो वहां आपकी क्षमता बहुत विकसित हो गई, दूसरी जगह कम हुई। ठीक है, चलिए, तो ये जो वर्गीय आइडिया आपने पढ़ा कि कैसे पूरे डेमोक्रेसी का जो पूरा सोशल जस्टिस का आइडिया है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के थ्रू जाता है। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आ सकता है और जो अपने हित की चेतना से युक्त है, वो बनाता है वोट बैंक, और वोट बैंक जो बनाता है उसके चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता ज्यादा होती है, और परिणाम स्वरूप राजनीतिक दल जो सत्ता में आना चाहते हैं वो उस वर्ग को ज्यादा अधिकार देते हैं। हमारे शासन और प्रशासन की अगर 50% स्त्रियां स्त्री होने के नाम पर वोट करने लगे, तो किसी जगह जहां छेड़खानी होगी, रेप होगा, उस थाने का दरोगा अगर 2 दिन में उस केस को सॉल्व नहीं कर देगा तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल को पता होगा कि ये मुद्दा बना तो स्त्रियां वोट नहीं करेंगी। परिणाम स्वरूप पुलिस पर, आईपीएस पर, जो अभी क्या करता है, अभी आईपीएस संगठित अपराध रोकने में लगा हुआ है, चोरी रोकने में लगा हुआ है। अभी किसी आईपीएस का एजेंडा जेंडर इनजस्टिस को रोकना या जेंडर वायलेंस को, जेंडर क्राइम को रोकना नहीं है, उसकी प्राथमिकता की सूची में नंबर 1 पर। लेकिन अगर 50% स्त्रियां वोट देने लगे तो सारे आईपीएस और सारे आईएएस की पहली प्राथमिकता होगी जेंडर क्राइम को रोकना, क्योंकि जेंडर क्राइम नहीं रुका तो स्त्रियां असंतुष्ट होंगी, स्त्रियां असंतुष्ट होंगी तो सरकार को वोट, पार्टी को वोट नहीं करेंगी, और पार्टी को वोट नहीं करेंगी तो पार्टी जो समझेगी हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, वो आईपीएस 1.5 मिनट में 2 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सारे आईपीएस क्या समझ लेंगे कि हमारा प्रमुख काम क्या है, ये गोली चलाने वाले गैंग वैंग से बाद में निपट लेंगे। पहले समाज में हर घर में होने वाले जेंडर क्राइम से, हर जगह होने वाले जेंडर क्राइम से निपटना हमारी प्रायोरिटी है। पूरा आउटलुक बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, आपने एक अपशब्द कहा, स्त्री सूचक शब्द, गाली अपशब्द कहा, और आप काम से गए, तो पूरे जो हमारी नैरेटिव है, भाषा, व्यवहार, बोलने चालने का ढंग ना, ये फेयरनेस की जो क्रीम बिकती है, सब गायब हो जाएगी। खड़ी हो जाएंगी 2 करोड़ स्त्रियां कि कैसे फेयरनेस की क्रीम बेचे, हमारे रंग का मजाक उड़ा रहे। क्या सांवली स्त्रियां जो हैं वो सुंदर नहीं, और जैसा ऐसा खड़ा हुआ, कंपनी गायब। तो जिस दिन जेंडर जस्टिस आ गया
उस दिन तुम्हारी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी, उसको पहचान नहीं पाओगे। पुलिस बदल जाएगी, प्रशासन बदल जाएगा, व्यापार व्यवसाय का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारी भाषा बदल जाएगी। जिस भाषा को बेअंदाज तरीके से हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसको आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे। इसलिए ये सब बात जुड़ी है किससे, कैसे होगा ये सब? इसी पर टिका है सामाजिक न्याय। ये सब कैसे होगा? एक वर्ग में स्वहित की चेतना। तो अगर आप स्त्री हैं और आप में चेतना किसकी है? पुरुष वर्ग की। किसकी? संस्कृति। तो क्या पाते हैं? स्त्री होने के बावजूद एक मां चाहती है गांव की कि उसके घर में बेटा पैदा हो। बेटी नहीं चाहती, प्रथम प्राथमिकता उसकी बेटी होती। क्या है ये? स्त्री स्त्री को कैसे नहीं चाहिए भाई? इसका मतलब है कि उसकी सोच को पुरुषों ने क्या कर लिया? हाईजैक कर लिया। तो इनको अपने स्वहित का पता ही नहीं। उस पुरुष ने जिसने इनको सिंदूर लगवा दिया, मंगलसूत्र पहनवा दिया, इनके बाल लंबे करवा दिए, इनसे करवा चौथ का व्रत रखवाता है, इनको बुर्का पहना दिया, ऐसे पुरुष के चंगुल में है अभी भी, और उसी के लिए व्रत और उपवास रख रही हैं, उसी के पीछे पीछे भाग रही। अब ये ऐसी स्त्री वर्गीय चेतना से युक्त नहीं है, इसलिए इसको सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए असली बात क्या है? इसी चेतना में परिवर्तन। देखो चेतना कितने तरह की है। मैं इधर उधर की भी कोई बात करूं तो वो इंपॉर्टेंट बात पर रहना, पॉइंट पर रहना। चेतना दो तरह की। कैसे? एक हमारे अंदर दूसरे वर्ग की चेतना है और एक हमारे अंदर हमारे वर्ग की चेतना है। तो जब स्त्रियों में किसकी चेतना है? पुरुष वर्ग की। तो स्त्री होते हुए हम किसके हित के लिए काम कर रहे हैं? पितृ सत्ता के लिए। ऐसी स्त्रियां क्या कर रही हैं? ये पितृ सत्ता को मजबूत कर रही हैं। दे आर बेसिकली एजेंट्स ऑफ पैट्रियार्की। हर घर में पितृ सत्ता के एजेंट्स। जैसे गेस्टापो पुलिस होती थी हिटलर की ना, वैसे ही ये हर घर में एजेंट के तौर पर काम कर रही। और हर जगह स्त्रियों के अधिकार में स्त्रियां ही बाधक बन रही, क्योंकि वो स्त्री हैं जरूर, लेकिन उनमें अपने वर्ग का मनोविज्ञान, अपने वर्ग के अधिकार का आइडिया नहीं पहुंचा है। शूद्र और अनुसूचित जातियां भाग्यशाली थे कि उनको अंबेडकर मिल गया। स्त्रियों को कोई अंबेडकर नहीं मिला, और इस कारण से, और फिर उस तरह से आगे कोई उस नैरेटिव को बढ़ाने वाला भी नहीं मिला। यही चेतना, इस चेतना में अगर परिवर्तन कर दिया जाए और स्त्री होने पर इनके भीतर आ जाए किसकी? स्त्री की वर्गीय चेतना, तो ये भी क्या हो जाएंगी? ये भी बन जाएंगी वोट बैंक। क्या करेंगी तब ये करेंगी अपने पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और देखो ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। 2011 का सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज यही है कि इंडिया में और वेस्ट में डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से काम करती है। उस कॉम्प्रिहेंशन को भी तुम अगर इसको समझते हो तो जल्दी समझ लोगे। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन भाषा का एग्जाम है। भाषा का एग्जाम नहीं है। जितने अलग अलग तरह की थीम से तुम परिचित होते हो उतनी जल्दी तुम कॉम्प्रिहेंशन को समझ लेते हो। 20 नंबर का सवाल 5-8 पैसेज आपकी भाषा टेस्ट करने के लिए नहीं पूछा जाता। उसी पैसेज से समझोगे कैसे उस पैसेज को? पैसेज से तो आंसर देना है, लेकिन मुझे पैसेज दे दो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैं पैसेज समझ ही नहीं पाऊंगा। जैसे मान लो मैं दुनिया के किसी देश में, फिनलैंड में क्रिकेट नहीं खेला जाता, मान लो मैं वहां अंग्रेजी बोली जाती। फिनलैंड में एक अखबार में आईपीएल के किसी मैच की खबर डलवाकर बंटवा दो। फिनलैंड के आगे को अंग्रेजी आती लेकिन क्रिकेट नहीं आता। क्या उस अखबार को पढ़ के समझ लेंगे कि आईपीएल में क्या हो रहा है? अंग्रेजी तो आती, भाषा से थोड़े समझ में आता, क्योंकि उनको क्रिकेट के खेल का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। दूसरा एक आदमी, हमारे इस क्लास का संस्कृति का बच्चा, जिसको अंग्रेजी कम आती, क्रिकेट खूब आता है, उसको अंग्रेजी की वही खबर दे दो, क्या कर लेगा? समझ लेगा।
समझ कहां से बन रही है? उस अखबार से, क्रिकेट के बैकग्राउंड से। तो कॉम्प्रिहेंशन बैकग्राउंड है। जितने तरह के डिस्कोर्सेस तुम परिचित होगे, उतना उस भाषा को जल्दी डिसाइफर कर लोगे। पूर्वाग्रह मत ले आओ। पूर्वाग्रह ले आने के लिए किसने कहा? पहला चैलेंज क्या है? कॉम्प्रिहेंशन को समझना। वो समझ तुम्हारी उस पैसेज से नहीं बनेगी। और जो मैंने अभी बताया, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, देखना जाकर। कॉम्प्रिहेंशन में कहा गया कि भारत और पश्चिम में लोकतंत्र में दो तरीके से लोग भाग लेते हैं। और पैसेज खत्म कहां हुआ है? पैसेज खत्म हुआ किस तरीके से? भारत में साइलेंट रिवोल्यूशन के थ्रू वंचित वर्गों का सशक्तिकरण हो रहा है। इस तरह से पैसेज खत्म हुआ है। यही है पैसेज हो, ठीक है। तो कई बार आप जो पढ़ते हैं, मैंने कई बार कहा कि आपको ये सारा जो यूपीएससी ना, उसमें जितना एप्टीट्यूड वाला खंड है, उस एप्टीट्यूड के खंड में कई बार इंटरलिंकिंग है ढेर सारी। खैर, उस पर अभी नहीं जाएंगे। तो पहचान की राजनीति असल में स्वार्थवाद का एप्लीकेशन है। दुनिया में जिन देशों में सामाजिक अन्याय ज्यादा रहा है, वर्गीय भेदभाव ज्यादा रहा है, वहां वर्गीय सशक्तिकरण से ही वर्गीय भेदभाव का समापन किया जा सकता है। दो तरह के मुल्क हैं, एक जो उदारवादी नैतिकता पर बने हैं, जहां वर्ग खत्म हो गए, व्यक्ति हैं केवल। और दूसरे दुनिया के मुल्क कैसे हैं? जहां समाज ज्यादा है, स्टेट नया नया है, सोसाइटी पुरानी है, और सोसाइटी का दबाव राज्य पर ज्यादा है। उन जगहों पर आपके पास यही तरीका है जिससे आप सशक्तिकरण और सामाजिक, इससे क्या होता है? एक तो पहचान की राजनीति हो गई। इससे क्या कर पाते हैं आप? इस पहचान की राजनीति से लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं ना? और दूसरा क्या करते हैं? इससे आपको भी जो बताया, दूसरा क्या करते हैं? इससे आप शासन, प्रशासन, भाषा, संस्कृति, इन सब की प्रणाली, कार्य पद्धति, उपयोग को बदल देते हैं। अगर हम दलितों के प्रति अपमानजनक भाषा जो होती थी इस्तेमाल, उसको आज तक बंद ना कर पाए होते, तो क्या सामाजिक न्याय हो जाता? दलितों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने के लिए जरूरी था कि उनके प्रति इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को बदला जाए। अगर शासन प्रशासन में ऐसा नियम आप लेके ना आए होते कि किसी दलित के साथ कोई भी हिंसा होगी तो नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा, आप पहले जेल जाएंगे। बिना ऐसे क्या दलित के साथ होने वाली हिंसा को रोका जा सकता था? नहीं। क्या करना पड़ा? शासन प्रशासन की प्रायोरिटी बन गई कि अगर जातीय आधार पर वंचित वर्ग के साथ कोई हिंसा हुई है तो आपको उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। क्या बदल गई उनकी प्रणाली? उसी शासन प्रशासन की बात कर रहा हूं जिसमें आज से 30-35 साल पहले तक सारे सवर्ण भरे हुए थे, जिनकी कार्य पद्धति सवर्णों की सोच के अनुकूल थी। उन्हीं का ढांचा सामाजिक न्याय की बात क्या हो गया? बदल गया। तो जब स्त्रियां पहचान के आधार पर भाग लेंगी तो लोकतंत्र भी बदलेगा और हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी सब बदल जाएगी। जिस दिन 50% स्त्रियां अगर भाग देने लगेंगी वो लोकतंत्र में अपनी पहचान के आधार पर, इस सवाल भी कोई नहीं उठाएगा कि सबरीमाला मंदिर में स्त्री जाएगी नहीं जाएगी। सारे पुरोहित भाग जाएंगे मंदिर छोड़ के। कौन करेगा विरोध? 1000 स्त्रियां निकल पड़ेंगी, पुरोहित घर ही छोड़ के भाग जाएगा कि हमारे घर आ रही हैं। ठीक है, आप इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्वहित है, दूसरा एक ये काम करता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा, जब वर्गीय चेतना पैदा होती है, वर्गीय चेतना से होता है, ये वर्गीय चेतना जब पैदा होती है तो इससे होती है अन्याय की पहचान, और इससे पैदा होता है क्या? आक्रोश। कोई सिस्टम बिना आक्रोश के नहीं बदलता। तुम अगर शुरुआती दलित आंदोलन के नारे सुनोगे, मायावती का ही नारा सुन लो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लालू का सुनो, भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत कायस्थ, इनको साफ करो। तो जो शुरुआती लैंग्वेज है कैसी है? वो शुरुआती लैंग्वेज एग्रेसिव है, क्योंकि क्या है, एक वर्ग में जब अचानक हित की चेतना पैदा होती है तो पहली बार समझ पाता कि हमारा शोषण हुआ है। उससे पहले तो क्या है, वो अपनी भूमिका को लेकर संतुष्ट है,
जिसको मार्क्स कहता मिथ्या चेतना। मिथ्या चेतना आपको पेसिफाई कर देती है, संतुष्ट कर देती है। स्वार्थवाद क्या करता है? इसी मिथ्या चेतना को हटा देता है। स्वार्थवाद कहता है अपने बारे में सोचो, और जब अपने बारे में आप सोचना शुरू करते हैं तो अपने जीवन की पीड़ा को, अपनी असमानता को आप समझ पाते हैं, क्योंकि केंद्र आपका हित है। और जैसे आपका हित केंद्र में आया, क्या पैदा होता है? आक्रोश। इससे होता है क्या? आपको कहा था अधिकार दिए नहीं जाते अधिकार, इससे पैदा होता अधिकार छीनने की मनोवृत्ति, अधिकार लेने का मनोविज्ञान है। और तीसरी बात जो जरूरी है, तो तीन बड़े खंड बन रहे हैं इसमें स्वार्थ से। एक, लोकतंत्र में बदलाव, पहचान की राजनीति, शासन प्रणाली वगैरह में बदलाव। दूसरा, अधिकार छीनने की मनोवृत्ति। और तीसरा, प्रतिरोध की वर्गीय प्रवृत्ति। हमारे साथ अपराध होता है तो हम क्या करते हैं? व्यक्ति के तौर पर प्रतिरोध करते हैं, लेकिन अपराध कैसा था? वर्गीय। तो वर्गीय अपराध का कैसा प्रतिरोध होना चाहिए? जब आप में स्वार्थ पैदा होता है, आप वर्ग बनते हैं, तो क्या करते हैं? वर्गीय प्रतिरोध करते हैं। और वर्गीय प्रतिरोध जब करते हैं तो अपराधी तो अकेले था, और प्रतिरोध कहां से आया? वर्ग से। तो फिर अपराधी का हौसला खत्म हो जाता है। तो तीसरा है, इस तीसरी बात जो इससे पैदा होती वर्गीय चेतना से, वो तीसरी चीज है वर्गीय प्रतिरोध। इन तीन चीजों के बिना कोई भी सामाजिक न्याय हासिल नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की तीन अनिवार्य दशाएं। एक, पहचान के आधार पर लामबंदी, जिससे लोकतंत्र को प्रभावित किया जा सके। नंबर दो, इसी लामबंदी के आधार पर सौदेबाजी और सरकार शासन की संस्थाओं पर दबाव, जिससे उनका स्वरूप बदल जाए। दूसरा, आक्रोश की मात्रा बनना वर्ग के पीड़ा के आधार पर, जिससे अधिकार छीनने का मनोभाव पैदा हो। और तीसरा, सारे वर्गीय अपराधों के प्रति वर्गीय प्रतिरोध। ये तीन बातें जब होती हैं तो एक वर्ग के साथ होने वाला अन्याय टूटने लगता है। तो आपसे पूछा गया था कि हमने यौन हिंसा के खिलाफ बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन यौन हिंसा रुक। क्या लिखोगे पॉइंट्स में? क्योंकि यौन हिंसा हो रही है वर्गीय पहचान के आधार पर, और प्रतिरोध कौन कर रहा है? केवल स्त्री। तो कहोगे यौन हिंसा तब रुकेगी जब क्या होगा? यौन अपराधों के खिलाफ वर्गीय प्रतिरोध होगा। दूसरा क्या कहोगे? यौन हिंसा तब रुकेगी जब स्त्रियों में अधिकार की अस्मिता और चेतना जागृत होगी, और वो इस तरह के शोषण हिंसा से आक्रोशित होंगी और उनमें अपने अधिकारों के लिए, उसको छीनने के लिए, उनको बदलने के लिए भाव आएगा। और इससे जुड़ी हुई तीसरी बात क्या है कि अभी हमारे शासन प्रशासन में पितृसत्ता की संस्कृति का प्रभाव है, इसलिए प्रशासन, शासन, इनकी प्रायोरिटी, इनकी प्राथमिकता लैंगिक अपराधों को रोकना नहीं है। जब आप इस तरह के वर्गीय चेतना को विकसित करेंगे तो इनके स्वरूप में, इनकी कार्यप्रणाली में क्या आएगा? बदलाव आएगा। पूछा था कुछ नवाचारी उपाय बताइए जिससे इसको रोका जा सके। कानून तो हमने बहुत बना लिए, तो कहोगे कानून अपने आप लागू नहीं होते, कानूनों को लोग लागू करते हैं, और जो लोग लागू करते हैं उनमें स्त्रियों के हितों की चेतना नहीं है, उनमें पितृसत्ता की संस्कृति का प्रभाव है। इसलिए वो कानून लागू करने वाले लोग वो स्त्रियों को इस यौन अपराध से मुक्त या उनकी रक्षा नहीं कर सकते। दूसरा, उनमें प्रतिरोध नहीं हो रहा उस घटना का। ठीक है, ये आप बात समझते हैं कि कैसे ये पूरा स्वार्थवाद का एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है न्याय के साथ, सशक्तिकरण के साथ, समाज सुधार के साथ, सामाजिक कुरीतियों को बदलने के साथ, अधिकारों के समतामूलक वितरण के साथ। अधिकार अपने आप समान रूप से नहीं बटेंगे, वंचित वर्ग को अधिकार छीनने पड़ेंगे, और संवैधानिक जो हमारा आदर्श है उसको प्राप्त करने। और अगर कोई कहे तो लोकतंत्र में आप कहेंगे लोकतंत्र में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करें। अभी हमारा लोकतंत्र पुरुषों के मत का लोकतंत्र है, क्योंकि जो स्त्रियां भी वोट डाल रही हैं किसका वोट है? पुरुषों।
और लोकतंत्र को क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागिता वाला लोकतंत्र। सहभागिता किसकी? सभी व्यक्तियों की और सभी वर्गों की। हमारे लोकतंत्र में अभी सभी वर्गों की सहभागिता नहीं है। वो सभी वर्गों की सहभागिता होती है जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो अगर आप जानते हैं तो इस सवाल को, कोई भी सवाल इससे पूछा जाएगा कि फला इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ ना, या इनके सशक्तिकरण की रफ्तार तीव्र है, इनकी धीमी है, यौन हिंसा में रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, स्त्रियों के सामाजिक न्याय के संदर्भ में नवाचारी तरीके बताइए ना। इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो उसको आप इस आइडिया से हल करेंगे। और ये जो आपने आइडिया सीखा ये केवल इथिक्स में काम नहीं करेगा, ये जीएस फर्स्ट पेपर में सोसाइटी में भी ये काम करेगा। और एक पेपर आपका सामाजिक न्याय का है, सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस में आपको उस पेपर में जो पढ़ाया जाएगा वो फैक्चुअल बात पढ़ाई जाएगी। हम लोगों ने यहां उसका एक आइडिया सीखा है, तो इसलिए हर पेपर इस तरह से आपस में फिर से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आप पढ़ रहे हैं इसका निबंध में भी, सोशल जस्टिस वाले पेपर में भी, सोसाइटी में भी, एथिक्स में भी, हर जगह इस्तेमाल होगा। अब आइए दूसरे इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। एक आपको अनुप्रयोग बताया इसका, तो आपसे अब कोई पूछे ना कि पहचान की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति अच्छी है खराब? अच्छी भी और खराब भी। कब खराब है? कब खराब है? बिल्कुल सही बात बताई नहीं। अगर ब्राह्मण महासभा बन जाए, क्षत्रिय सभा बन जाए, तो पहचान की राजनीति खराब है। क्योंकि एक वर्ग है जिसके पास अधिकार पहले से ज्यादा है और सभा भी बना रहा है। क्या कर रहा है? वोट बैंक तैयार करना चाहता है। किसके लिए? अपने प्रिविलेजेस को बचाने के लिए। तो अगर अपने प्रिविलेज को बचाने के लिए तुम लोकतंत्र में, जहां क्या आइडिया है, सबके अधिकार बराबर हो, तुम्हारे अधिकार पहले से ही ज्यादा है, सहभागिता संस्थाओं में जनसंख्या से ज्यादा है, और बना रहे हो क्षत्रिय महासभा, तो फिर इसका मतलब यह पहचान की राजनीति खराब है। और अगर वंचित वर्ग करें तो पहचान की राजनीति ठीक है। दूसरा एक इसका फायदा नुकसान और है। क्या? पहचान की राजनीति से सशक्तिकरण तो होगा, इस मामले में अच्छी है, लेकिन पहचान की राजनीति एक दोधारी तलवार की तरह है, क्योंकि जब पहचान की राजनीति इस्तेमाल होगी तो राज्य में निष्पक्षता का मूल्य खत्म हो जाएगा। जिसका वोट बैंक चुनाव में जिस दल को सत्ता में लाएगा, राजनीतिक दलों में उनके तुष्टीकरण की प्रवृत्ति पैदा होगी, और जिस दल को एक बार, जिस पहचान को एक बार चस्का लग जाएगा, किसका? पहचान के आधार पर लाभ लेने का, तो जब वो सशक्त हो जाएगा तब भी उस पहचान को छोड़ेगा नहीं। जैसे वोकलिंगा, यादव, बिहार की कुर्मी, ये सब वो जातियां जिनको रजनी कोठारी लोग जैसे लोग कहते हैं कि ये डोमिनेंट कास्ट है, दीज आर डोमिनेंट कास्ट। यूपी के यादव पिछड़े नहीं है, अब बिहार के कुर्मी पिछड़े नहीं है, कर्नाटक का वोकलिंगा पिछड़ा नहीं है, लेकिन ये डोमिनेंट कास्ट बन गए हैं। तो क्या कर रहे हैं? डोमिनेंट कास्ट बनने पर ये पिछड़े जातियों का अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन अपने अधिकार स्वेच्छा से छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो पहचान की राजनीति की समस्या ये कि आपको लोकतंत्र में बिना इसके काम नहीं चलेगा। इससे आप सशक्तिकरण की ओर जाते हैं, लेकिन सशक्त हो जाने के बाद जब आपके पास अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा पिछड़े वर्ग में लैंड है, नौकरियां हैं, शिक्षा है, सब कुछ आ गया, पिछड़ेपन के जितने आधार थे, मंडल साहब ने कहा था 2/3 सामाजिक पिछड़ापन, 1/3 शैक्षणिक और बाकी, वो सारा पिछड़ापन खत्म हो गया, फिर भी हम पिछड़े बना रहना चाहते, तो समस्या होगी। 1931 में भारत में आखिरी जाति आधारित जनगणना हुई थी और 1400-1500 जातियां पिछड़ी थी, और अभी हमारे देश में आरक्षण के लिए जो अलग अलग राज्यों में पिछड़ी जातियों का आधार तैयार हुआ, उसमें 4000 से ज्यादा जातियां पिछड़ी हो चुकी। तो 1931 से 2023 तक हमारे देश में पिछड़ापन 3 गुना बढ़ गया है।
इस तरह की खराबी भी होगी। तो एक समस्या कहां होगी, जहां अगड़ी जातियां पहचान की राजनीति करेंगी, और दूसरा जहां, जैसे तुमने पढ़ा, अगर इंदिरा साहनी जजमेंट जिसके आधार पर भारत में मेडल कमीशन लागू हुआ था, उसमें आरक्षण के दो प्रिंसिपल हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन उनका जो पिछड़े रह गए, एक्सक्लूजन उनका जो ऑलरेडी इससे आगे निकल गए। तो भारत में अभी तक एक भी जात एक्सक्लूड नहीं हुई, इंक्लूड हो रही, एक्सक्लूड नहीं हो रही, ये इसकी समस्या है। तो पहचान की राजनीति निष्पक्षता के मूल्य को, गैर तरफदारी के मूल्य को समाप्त करती है, कमजोर करती है, क्योंकि जिस पहचान से राजनीतिक दल सत्ता में आएंगे, शासन में, प्रशासन में उन्हीं पहचानों को आप इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। इससे शासन में वही जाति व्यवस्था आ जाती है जो राजनीति में होती है। तो ये इसकी समस्या है ना? और इसकी अच्छाई ये है, जैसे आपको बताया, कि बिना इसके आप संवैधानिक न्याय के जो आइडिया है, सामाजिक न्याय का जो आइडिया है, संवैधानिक नैतिकताएं जो समानता इत्यादि की हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वर्ण शक्ति संपन्न है वो स्वेच्छा से अधिकार शेयर करने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोनों बात अगर आप समझते हैं तो इस बात को समझते हैं। अब अनुप्रयोग में दूसरा आप सामान्य अनुप्रयोग है, जैसे आप अर्थव्यवस्था में अनुप्रयोग करते हैं। हाँ, पीछे से कुछ पूछ रहे थे भाई, क्या पूछ रहे थे बताओ। किस वर्ग में, किस किस वर्ग में चेतना बढ़ी बताओ। हिंसा इसलिए बढ़ रहा है कि उसी अनुपात में, उससे ज्यादा बड़े अनुपात में हिंदू वर्ग में हिंदू चेतना पैदा हो रही है, और हिंदू चेतना भी उसी वर्ग में पैदा होगी तो हिंदू क्या करेंगे, मुसलमानों को ज्यादा मारपीट करेंगे। देखिए, अल्पसंख्यकों में माना यह जाता है कि अल्पसंख्यकों में अगर अपनी पहचान की चेतना है तो स्वाभाविक होता है। अल्पसंख्यक संख्या में कम होते हैं, तो संख्या में कम होता है वैसे डरा होता है, एग्रेसिव दिखाने की कोशिश करता है वो, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि उसको पता होता है कि लोकतंत्र में हमारी दाल नहीं गलेगी। लेकिन जब हिंदू जो बहुसंख्यक है वो एग्रेसिव होने लगे, तो फिर आप वर्गीय हिंसा ज्यादा देखेंगे, क्योंकि बहुसंख्यकों को एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ग्रीवांस है आपका, तो उस ग्रीवांस को लीगली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि असल में पूरे शासन पर, पूरे सत्ता पर, सब जगह हिंदुओं का कब्जा है, लिटरली है तो ऐसी स्थिति। और फिर आप चाहते हैं कि सांस्कृतिक स्पेस भी मुसलमानों का छीन ले। आप ऐसे कभी ना एक बार आंख बंद करके सोचिए कि भारत में किसी राज्य का या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में क्या स्त्री प्रधानमंत्री कभी बन सकती है? आप आंख बंद करके सोचेंगे, सोच लेंगे बन सकती है। आप सोचें कि आंख बंद करके कि बनी भी है। आप सोचें दलित बन सकता है, बन सकता है। आप सोचें मुसलमान बन सकता है, आप पाएंगे संभावना सबसे कम है। जिसकी संभावना सबसे कम, इसका मतलब उसी को खतरा ज्यादा है। हम आंख बंद करके उसको प्रधानमंत्री नहीं सोच पाते, आंख बंद कर लेते सोचते मुख्यमंत्री बनेगा क्या, पाते नहीं बन सकता, इसका मतलब उसका एक्सक्लूजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए निगेटिव आया, क्योंकि आपने ऐसा वोट बैंक बना लिया। वंचित वर्ग के संदर्भ में तो फायदेमंद है, लेकिन जहां आपने पोलराइजेशन या डिवीजन ऐसा कर लिया कि मामला किसका हो गया, अस वर्सेस देम, हम और वो जैसा नैरेटिव बहुत सुनते हैं आप कि हम तो वो हैं, वो तो वो हैं, और वो जब होगा तो फिर तो मामला 70-30, 65-35, 80-20 का बन जाएगा। उसमें तो आप फिर कैसे उनको आगे बढ़ने देंगे। तो डेमोक्रेसी में पहचान की राजनीति काम करती है तब जब डिवीजन इस तरह के होते हैं कि उन डिवीजन्स में किसी एक वर्ग के इधर उधर जाने पर हमारा अर्थमेटिक चुनाव का बदल जाता है। जैसा डिवीजन अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, और उसमें डिवीजन ही कैसा किया जा रहा है कि चाहे जो कर लो 25-30% ज्यादा जुटा ही नहीं पाओगे, और हम तुमको 70% से पटक देंगे, तब फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये मुसलमानों के संदर्भ में इसलिए काम नहीं करता कि मुसलमानों के संदर्भ में जब ये बात आप ले आते हैं और इस तरह का डिवीजन या पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होता है,
तो दूसरी तरफ सारे हिंदू अगर जुट जाएं या बहुसंख्यक हिंदू जुट जाएं तो डेमोक्रेसी में उनकी भागीदारी को, उनकी सहभागिता को रिडंडेंट बना देते, अप्रासंगिक बना देते। ठीक है, और ये बड़ी खतरनाक बात है। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई एक वर्ग ये समझ ले कि परमानेंटली हम कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं। अगर किसी वर्ग में आपने ये बात पैदा कर दी तो आपको चाहे जितनी अच्छी लग रही हो अभी, वो बहुत खतरनाक बात है। यही बात थी जिसने भारत का विभाजन किया और यही आइडिया था। ठीक है, हाँ, ये हुआ होता भाई कि विभाजन के समय सारे लोगों ने आदर्शवाद छोड़ दिया होता और कहा होता कि सारे मुसलमान पाकिस्तान ही चले जाएं और सारे हिंदू इधर ही चले आए, परमानेंटली बांट लिए होते, तब तो ठीक हो जाता। आपने तो कहा कि नहीं, पाकिस्तान बनाने वाले लोग मुसलमान राज्य बनाना चाहते, मुसलमान चले जाएं, हम तो कोई हिंदू राज्य बनाना नहीं चाहते। तो उस समय तो आपकी भाषा बोली अलग थी, आप तो हिंदू राज्य नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे मुसलमान यहां रुक गए। अब रुक गए, 70 साल बाद आपने कहा नहीं नहीं हम तो हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, तो उनका क्या होगा? आप तो अपना दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ रहे हैं ना। आपने उनको रोका, उनके साथ ग्रीवांस है तो उनके समाज में सुधार कीजिए, कानून बनाइए, उनसे बातचीत कीजिए, परसुएड कीजिए, जहां ताकत की जरूरत पड़े राज्य की ताकत का कानून लागू करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप वर्ग को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो बात है ये काफी खतरनाक बात है और दुर्भाग्य से ये मेजॉरिटी कम्युनिटी में एकदम भरती जा रही है। वो एक एक आदमी के दिमाग में सांप्रदायिकता भर रही है। ध्यान रखो, इस्लाम और हिंदुज्म ये दोनों बड़े अलग अलग किस्म के रिलीजन हैं। इस्लाम एक संस्थागत धर्म है। संस्थागत धर्मों की विशेषता होती है कि ज्यादा लामबंद होते हैं, ज्यादा इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद साथ जाएंगे, शुक्रवार की प्रेयर पढ़ेंगे, इफ्तार, रोजा, शहरी, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा सब संस्थागत होगा। हिंदू धर्म संस्थागत धर्म नहीं है। हिंदू नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू कह रहे हैं कि अच्छा तुम नमाज पढ़ते हो, उस समय सड़क पर निकल आते हो, तो हम कांवड़ यात्रा में पूरी सड़क घेर लेंगे। तुम फला करते हो तो हम फला करेंगे। तुम ये करते हो, जुलूस निकालते हो, तो हम भी रामनवमी, दुर्गा जयंती सब जुलूस निकालेंगे। क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म को संस्थागत धर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बड़ा अंतर हिंदू और इस्लाम में जो है ये गलत है, क्योंकि आप धर्म का स्वरूप बदल रहे हैं। आप धर्म से कंपटीशन कर रहे हैं कि जैसे इस्लाम में होता है वैसे हम सब करेंगे। अरे तुम्हारे धर्म का नेचर ही अलग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जिसके धर्म का नेचर वैसा उसको करने दो। उसमें ऐसा थोड़ी आज से करना शुरू किया, नमाज बहुत पहले से पढ़ते आए हैं ऐसे, तो आप उससे फिर एक खराब स्थिति पैदा करते हैं। दूसरी जो बात अलग है, देखो इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में कुछ अच्छाइयां हैं तो उसकी कुछ बुराइयां हैं। क्या बुराई उसकी है? इस्लाम एक कंप्लीट आइडिया है, हिंदुज्म कंप्लीट आइडिया नहीं है। इस्लाम आया ही था नैतिकता के लिए भी, समाज के लिए भी, राजनीति के लिए भी। इसलिए इस्लाम धर्म के जो नेता हुआ करते थे, जो उसके सबसे बड़े मौलवी थे, वही शासक भी होते थे। खलीफा राज करके गए हैं यहां, और वो इस्लाम के अनुयायियों के लिए वो गोल्डन पीरियड है। मदीना स्टेट पॉलिटिकल इस्लाम है। पॉलिटिकल इस्लाम का मतलब होता है हम ऐसे राज्य बनाएंगे, हमारे कानून ऐसे हो। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म पॉलिटिकल हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म स्पिरिचुअल है। ये कहता आदमी अपना अपने तरीके से, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अपना अपना संभालो, लोटा और गठरी, जहां जाना है जाओ। तो आपका धर्म पॉलिटिकल नहीं, नंबर एक। नंबर दो, ये धर्म निजी है, इस्लाम निजी नहीं है। इस्लाम संस्थागत और सार्वजनिक है। इसलिए दो धर्मों में जब आप कंपैरिजन करते हैं और उनके नेचर को आप नजरअंदाज करते हैं तो बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं। और मैं भारत में देखता हूं कि मुसलमानों को तो हिंदुओं के बारे में फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी है, सब जानते हैं कि ये दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, फला फला। अगर मैं यही पूछ लूं कितना ईद होती है तो बहुत सारे हिंदू यही नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मुझे पूछ लो भाई बताओ जरा मुसलमानों के अलग अलग त्योहारों में क्या अंतर है, नहीं बता पाएंगे। तो आप
कल्चर में जितना एक्सक्लूजन रखते हैं उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हिंदुओं पर है। तब ऐसी माइनॉरिटी जिसका त्योहार आप नहीं जानते, आपके लिए सब ईद बराबर है, तब ऐसी, अब मुसलमानों में भी ऐसा हो रहा है, नई पीढ़ी जो आ रही है वो नहीं जानती, लेकिन पुरानी पीढ़ी में आप ऐसा नहीं पाएंगे, वो सब हिंदुओं के त्योहार अच्छी तरह जानते हैं। हमारे रामचरितमानस, रामायण, महाभारत की कहानियां सारे मुसलमानों को मोटे तौर पर पता है कि राम थे, रावण को मारे थे। आप अमर बिल मारूफ की कहानी कितना जानते हैं? तो इसका मतलब है कि ये जो बात है ना, इसलिए बड़ा एक्सक्लूसिविज्म है। जब तक हिंदू मुसलमान की साइकी में जाकर नहीं सोचेंगे तब तक उनकी समस्या नहीं समझ पाएंगे, और जब आप ऐसा समस्या नहीं समझ पाएंगे तो फिर इस तरह की बात होगी कि जो ये हमने बात की कि पहचान की राजनीति वाला, तब ये आइडिया लोकतंत्र को पोलराइजेशन की ओर ले जाएगा, जिस डेमोक्रेसी में परमानेंट रूप से एक वर्ग सरकार बनाता रहेगा और दूसरा वर्ग अपने वोट के बावजूद उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी दिक्कत है। वो आपकी बात कुछ हद तक सही है कि सांप्रदायिक मामलों में इसका एक उल्टा नजरिया, नतीजा देखने के लिए मिलता है। लेकिन सामाजिक न्याय के आइडिया में हम लोग जहां बात कर रहे थे, वहां सामाजिक न्याय का आइडिया वंचित वर्गों से जुड़ा हुआ है। वंचित वर्ग प्राय स्त्रियां हैं, दलित हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं। ये सब लोग कौन हैं? ये अलग अलग वजहों से वंचित वर्ग हैं जिनको सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा है, और बहुत लंबे समय से करना पड़ा। मुसलमानों को पॉलिटिकल अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, सामाजिक अन्याय का नहीं। ऐसा नहीं है कि हिंदू मानते हैं मुसलमान हमसे हीन है या हमारा फला, ऐसा नहीं मामला है। दोनों में अलगाव है, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। छुआछूत का मामला है, शादी ब्याह नहीं करते क्योंकि धार्मिक रूप से अलगाव रहा है, तो उनके साथ होने वाला भेदभाव सामाजिक कम, पॉलिटिकल ज्यादा है। और क्योंकि इसी देश में इस्लाम के अनुयायी अभी आज से 100 साल पहले अपने आप को हिंदुओं से श्रेष्ठ मानते थे, शासन किया यहां 200-400-600 साल। क्या दलितों ने शासन किया क्या इस देश पर? स्त्रियों ने शासन किया क्या? तो सामाजिक अन्याय लंबे समय से चला आ रहा हुआ अन्याय, इसमें आपने कुछ वर्गों को बाहर रखा है। चलिए अब आइए अगली बात पर, इसी स्वार्थवाद के बाकी अनुप्रयोग क्या है? कितना बच गया है? बहुत रेलेवेंट हो तो पूछो। बताओ। सर हाल ही में एक न्यूज़ साहब ऐसा कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ओबीसी के अंदर आते हैं तो उनके लिए सर 47% सीट रिजर्व, लेकिन फिर भी सर एसटी क्लासिफिकेशन टाइप कास्ट में जाने के लिए प्रोटेस्ट किया। तो क्या सर ये दलित वर्गों के जो उनके जो सीटें हैं उनका शरण नहीं है? ये बड़ा पॉलिटिकल किस्म का मामला है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कौन सी जाति किधर मूव करना चाहती। मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया कि भारत में ओबीसी वर्गों में भी उसके भीतर हेट्रोजेनिटी है, विषम रूपता है। सारे ओबीसी जातियां एक जैसी नहीं है, उनमें कुछ जातियां हैं जो पॉलिटिकली काफी ताकतवर हो गई हैं, और वो जातियां पॉलिटिकली ताकतवर होने पर अब अगर वर्गीय चेतना के आधार पर काम करेंगी तो वो सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं करेंगे, बल्कि ओबीसी वर्ग के अंदर के एक बड़े लाभ को सशक्त होने के बावजूद एप्रोप्रिएट कर लेंगे, जिससे वो सामाजिक न्याय जो नीचे तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचेगा। बाकी वो डिबेट जो तुम पूछ रहे हो वो ज्यादा काम की नहीं, वो तो ऐसा भारत में अलग अलग जातियां अलग अलग जगहों पर जाने की कोशिश करती हैं। दूसरा इसका अनुप्रयोग, जैसे इकोनॉमी में क्या अनुप्रयोग करते हैं हम स्वार्थवाद का? इकोनॉमी में हम अनुप्रयोग करते हैं स्वार्थवाद का, जैसे पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या मानते हैं? पब्लिक कॉज है और प्राइवेट पैसा है। क्या बुलाते हैं? कहते हैं बाजार से आओ और इसमें निवेश करो। बाजार किस लिए काम करता है? लाभ के लिए। लाभ क्या है? स्वार्थ। बाजार का जहां स्वार्थ होगा वहीं पैसा डालेगा। उससे क्या होता है? बाजार अपना स्वार्थ पूरा करता है,
और उस पैसे के निवेश से आप पब्लिक कॉज को पूरा कर पा रहे, इसलिए पब्लिक का स्वार्थ पूरा हो रहा है। इस तरीके से इकोनॉमी में आप क्या कर रहे हैं, बाजार और पब्लिक इंटरेस्ट को क्लब कर रहे हैं और स्वार्थवाद की नैतिकता से दोनों के स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। इसका तो इकोनॉमी में हम स्वार्थवाद की नैतिकता को इस्तेमाल करते हैं। जब हम कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से कि आओ हमारे यहां निवेश करो, और कहते हैं निवेश के लिए भारत में बड़ा आकर्षक माहौल है, तो क्या कर रहे होते, हम कह रहे होते आओ निवेश करो, लाभ कमाओ। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ को पूरा करने की बात कर रहे होते हैं। तमाम राज्य हैं टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर कर देते हैं, कहते हैं टैक्स में रिबेट है, इतने दिन तक स्टैंप ड्यूटी में छूट है। किसको आकर्षित कर रहे होते हैं, उद्यमियों को, पूंजीपतियों को। क्यों आएंगे वो, लाभ कमाने, उनका स्वार्थ। आप किसी से कह दीजिए पीपीपी मॉडल में आओ, भारत में कृषि में करो, कुछ नहर खुदवाओ, एक आदमी नहीं आएगा, क्योंकि वहां उसको लाभ नहीं है। हवाई अड्डा बनाने में प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं, रोड बनाने में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाने में आ जाते हैं, क्योंकि वहां उनको लाभ है। इसलिए इकोनॉमी हमारी जो आज है उसमें हम स्वार्थवाद को खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में बताया था कि हम जब कहते हैं हमारा राष्ट्रीय हित है, तो स्वार्थवाद का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि तुम्हारा स्वार्थ। कई बार हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ को जोड़ लेते हैं अपनी पहचान के साथ। अपनी पहचान के साथ जोड़ लिया तो उसका दायरा क्या हो गया, हमारे समुदाय तक व्यापक हो गया। जैसे दलित समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय, स्त्री समुदाय, पिछड़ा समुदाय, तो वर्ग बना लिया, वो भी स्वार्थवाद है, वर्गीय हित के लिए काम करें। और इसी का दायरा और बड़ा कर लो तो क्या कह देते हैं, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित भी स्वहित जैसा ही, बस उसमें स्वहित किसका हो गया, स्व किसका हो गया, राष्ट्र। क्या मानते हैं, राष्ट्र का हित पूरा होगा तो हमारा हित पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो हम फॉरेन पॉलिसी में पाते हैं नेहरूवादी विदेश नीति, जो कैसी थी, परिणाम निरपेक्षतावादी, पंचशील। चाहे हमारा फायदा हो चाहे नुकसान, हम दुनिया के किसी खेमे में नहीं जाएंगे, गुट निरपेक्षता में रहेंगे। पंचशील के नियम का वो नियम आधारित विदेश नीति थी। उसी नियम आधारित विदेश नीति को नरसिम्हा राव के समय से बदल दिया गया। और सबसे पहले हमने अपना प्रिंसिपल स्टैंड तोड़ा फिलिस्तीन के मामले में और इजराइल से दोस्ती की। फिर धीरे धीरे हमने म्यांमार में सैनिक शासक के आने के बावजूद उनसे बातचीत करना जारी रखा। अनाक्रमण और बाकी चीजों का हमने नियम तोड़ना शुरू किया। और अब हम पूरी तरह से नेहरूवादी विदेश नीति की जो नैतिकता थी उससे इतर परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकता की ओर शिफ्ट कर गए। और परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकता में हमने जिसका चयन किया वो नैतिकता है स्वार्थवाद। इसलिए विदेश नीति में हम इसका खूब प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका यहां भी प्रयोग होता है। ऐसे निजी जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। निजी जीवन में हमने जो संस्थाएं बना रखी हैं वो सब स्वार्थ के लिए। विवाह, परिवार, क्या चाहते हैं, बच्चे की परवरिश अच्छी हो। जरा सोच के देखो, परवरिश करने के दो मॉडल बनाओ। एक परवरिश करने का मॉडल बनाओ कि सबकी परवरिश साथ में होगी। जैसे अमिश का एक उपन्यास था, उसमें मेलुहा में परवरिश साथ में होगी। क्या करेंगे, एक बच्चा पालन केंद्र खोलेंगे हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में। उसमें डॉक्टर्स होंगे, उसमें मेड्स होंगी, उसमें न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होंगे ना, जो बच्चों के खेलने, मनोवैज्ञानिक होंगे, खाने, स्वास्थ्य, सबका ध्यान रखेंगे। और एक साथ उस ब्लॉक में सारे बच्चे जो इकट्ठा किए जाएंगे 2-3 सेंटर्स में पाले जाएंगे। उसके लिए ब्लॉक बच्चा अधिकारी ना, फिर उससे ऊपर तहसील बच्चा पालन अधिकारी, सबसे ऊपर जिला बच्चा पालन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षा होगी इनकी आईएएस से, सिविल सेवा से बच्चा पालन, जैसे भारतीय पुलिस सेवा में लोग जाते हैं वैसे भारतीय बच्चा पालन सेवा में अधिकारी जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसा कर दिया। इससे बच्चों की परवरिश की गुणवत्ता बढ़ेगी, घटेगी? बहुत घट जाएगी, बहुत घट जाएगी। क्या होगा, हर जिले का 400 करोड़ का बच्चा पालन का बजट आएगा। तो आप पहले नंबर पर आईएएस नहीं भरेंगे, पहले नंबर पर आप आगे से भरेंगे भारतीय बच्चा पालन सेवा, नंबर दूसरे पर आईएएस, नंबर तीसरे पर
आईपीएस। भारतीय बच्चा पालन सेवा में आप क्यों जाएंगे? 500 करोड़ का बजट है, 500 करोड़ का बजट आया नैपी खरीदने के लिए, फार्मूला मिल्क के लिए और उनके डायपर के लिए, झुनझुने के लिए। क्या हुआ? डायपर बेच लिया, फार्मूला मिल्क बेच लिया और दिन भर वही गंदा डायपर बच्चे को पहनाए। वो मेड भी क्या कर रही? वो कमाई कर रही। जो बच्चा पालन केंद्र अधिकारी होगा वो जब मिड डे मील खा जाते हैं, खा जाते नहीं खा जाते, तो यहां क्या करेंगे? यहां भी खा जाएंगे और सब कट निकल के कहां पहुंचेगा? जिला बच्चा पालन अधिकारी के पास। जिला बच्चा पालन अधिकारी कह देगा कि इस जिले से हमारा हर ब्लॉक से 10-10 लाख रुपया महीना फिक्स है, हमको महीने में 3 करोड़ रुपया चाहिए। तो जब 3 करोड़ रुपया उगाही करना होगा तो नीचे से आया से लेके जब उगाही शुरू होगी कि तुम 15 डायपर गायब करो, तुम 2 डब्बा फार्मूला मिल्क गायब करो, ऐसे बनेगा बजट। और जब गायब होगा तो क्या पाओगे? ये 30 करोड़ रुपए की चोरी करेंगे तो 3 करोड़ ऊपर बच्चा पालन अधिकारी के पास पहुंचेगा, फिर तहसील पालन अधिकारी के पास कुछ रुकेगा, फिर ऊपर मंत्री बैठा होगा, बच्चा पालन मंत्री भी होगा, उस तक जाएगा। जब इतना जाएगा सब जगह कट, तो बच्चे पालन की गुणवत्ता घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि इस बच्चे से किसी का स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं। उनके लिए बच्चा सिर्फ एक कमाई का जरिया। और जरा माता पिता को देखो, माता पिता अपने बच्चे के लिए अपना पेट काट देते हैं। रात में एक बार भी रो दिया बच्चा तो मां 2 घंटे नहीं सो रही है, भले कोस्ती बहुत परेशान करता है लेकिन 2 घंटे नहीं सो रही। उसकी बेस्ट से बेस्ट परवरिश करने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं, उसके लिए खिलौने लाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक बच्चा पालन केंद्र खोल के बच्चे की परवरिश करवाएं और एक माता पिता अपने बच्चे की परवरिश करें, जहां एक तरफ डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, ट्रेंड लोग हैं, तो आप पाएंगे बच्चा पालन की गुणवत्ता गिर जाएगी। और एक जगह माँ बाप जो ट्रेंड नहीं है, अभी बच्चा पाल के सीख रहे हैं बच्चा पालन। पहले बच्चे माँ बाप सीखते हैं, खुद ही बच्चे होते हैं, सीखते हैं और सीख के बच्चा पाल लेते हैं और बच्चे को केयर देते हैं, परवाह, लगाव, प्रेम सब। तो उसकी परवरिश की गुणवत्ता कैसी होती है? अच्छी होती। क्यों? स्वार्थ। तो विवाह, परिवार, परवरिश, ये सब क्या है? स्वार्थ पर जुड़ा हुआ है। इससे हमारे स्वहित की पूर्ति होती। इन्हीं कामों को अगर हम विशेषज्ञ संस्थाओं के जरिए छोड़ दे तो उनकी गुणवत्ता इनको मैच नहीं कर पाएगी। इसलिए निजी जीवन में भी हम स्वार्थवाद का प्रयोग करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि अपने बच्चे की तरह सब बच्चों केयर क्यों नहीं करते हो। सब लोग मानते हैं कि एक माता पिता अपने बच्चे की ज्यादा केयर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे स्वार्थ है। तो स्वार्थवाद को हम स्वीकार सिद्धांत मानते हैं। जब एक माता पिता अपने बच्चे की ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादा देखभाल करते हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि अनैतिक है, जबकि हम उसी केयर को दूसरे के बच्चे के साथ नहीं दिखाते ना। इसलिए स्वार्थवाद निजी जीवन में भी एक स्वीकार सिद्धांत है। तो 2 बात आपने देखा कि सार्वजनिक जीवन में हम स्वार्थवाद का इकोनॉमी में, फॉरेन पॉलिसी में, निजी जीवन में तमाम जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये ऐसी कोई नैतिकता नहीं कि जैसे सुनने में लगता है कि स्वार्थवाद आ गया या खराब कुछ हो गया दुनिया। हम इसका खूब जगहों पर प्रयोग कर रहे हैं। भारत ने अपने स्वार्थवादी विदेश नीति से भारत में तमाम वंचित वर्ग जिनकी क्रय शक्ति कम है, उनको सस्ता ईंधन खरीद कर उनकी क्रय शक्ति के दायरे में कीमतों को रखने की कोशिश की है। उससे भलाई भी हो रही। अब इसमें जो अंतिम बात है इसके साथ जुड़ी, अंतिम नहीं 2 बातें और हैं जो अब हमारे काम की हैं। एक बात है कि स्वार्थवाद से व्यक्तिगत ग्रोथ और स्वार्थवाद का दुनिया के लोगों के हित के साथ समन्वय हो सकता है या नहीं। क्योंकि यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा है? यूपीएससी ने सवाल पूछा है सर्वहित में ही स्वहित निहित है। इसका तो वो कह रहे हैं
कि स्वार्थ जिसमें स्वहित होता है और दूसरी तरफ सर्वहित, ये दोनों समायोजित किए जा सकते हैं। एक हमको ये बात समझनी होगी। दूसरा समझना होगा कि क्या स्वार्थवादी व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो सत्यनिष्ठ हो, वो दूसरे के लिए काम करने के लिए तैयार हो, कर्तव्य का पालन करे, उसमें नैतिक गुण हो स्वार्थी होने के बावजूद? अगर है तो वो कैसे बनेगा? जैसे आपको सामाजिक न्याय सशक्तिकरण में दिखाया कि वो तैयार होता है वर्गीय चेतना से, और वर्गीय चेतना बनती स्वहित की चेतना से, वैसे एक आदमी को अगर हमको नैतिक बनाना है और वो आदमी स्वार्थी हो, तो स्वार्थवाद के आधार पर उसको नैतिक कैसे बनाएंगे? उसके लिए कौन सा सिद्धांत यूज होगा? उसके लिए जो सिद्धांत हम लोग यूज करेंगे उसका नाम होगा जैविक आंगिक एकता का नियम, जो स्वार्थवाद के आधार पर समझाता है कि कैसे प्रबुद्ध स्वार्थवादी एक ऐसे स्वार्थ को रखता है जिस स्वार्थ में उसके स्वार्थ, राष्ट्र के स्वार्थ और दुनिया के हित में कोई टकराव नहीं होता। इसी सिद्धांत को अगर आप समझ लें तो जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा ना, कौन सा? स्वार्थवाद और किसमें? परार्थवाद में समन्वय। जैसे पहले वाले में लिखा था सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, वैसे दूसरे वाले में हम लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या हम स्वार्थवाद से कर सकते हैं। दूसरा स्वार्थवाद और नैतिक गुणों का विकास। तीसरा स्वार्थवाद और कल्याणकारी राज्य के आदर्श। स्वार्थवाद और शासन में शुचिता, इस तरह की बातें क्या हम स्वार्थवाद के एप्लीकेशन से हासिल कर सकेंगे? सिर्फ लिख के भेजते हो, मैं सोचता हूं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रियों का संगठन बनवाना चाहते हो, उनका अधिकार है ब्राह्मण क्षत्रियों का संगठन बनाना। सब सवाल क्यों पूछते हो? आप मानते हैं कि हर सवाल पूछेंगे इथिक्स की क्लास में। साम्यवाद समाजवाद में अंतर, पर्यावरणीय न्याय, पर्यावरणीय नस्लवाद, पर्यावरणीय संरक्षण, अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार, चीन उइगर मुसलमानों की प्रताड़ना, म्यांमार में नागरिक हत्या, अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा ठोस कदम क्यों नहीं? ठीक है, तो अब ये जहां आज पहुंचे हैं रुकेंगे, क्योंकि ये बात कहने में समझाने में करीब 20 मिनट लगेगा। शुचिता का मतलब होता है पवित्रता, मीमांसा और वैदिक ज्ञान की प्रामाणिकता। किसने पूछा है मीमांसा का सवाल? किससे? जाति, हम उस पर कभी बात करेंगे।